आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। आज का डिस्कशन सेशन है हमारा। कोई इसके अंदर फॉर्मेट के बारे में टेंशन ना लें। फॉर्मेट ये है हमारे डिस्कशन सेशन का कि हम इसमें पहले मैं ब्रीफिंग दूंगा, फिर हम मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम नई न्यू चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिस्कशन सेशन कभी किसी ने नहीं रखा, 10 to 10 किसी ने नहीं रखा, और जो 10 to 5 किसी ने नहीं रखा। बट बहरहाल अब एक नई चीज़ की नई रिवायत जो है हम इसमें सीए के स्टूडेंट्स के लिए डाल रहे हैं, और वो ये है कि डिस्कशन सेशंस। डिस्कशन का मतलब है ताकि आपसे इंटरेक्शन हो, आपको बताया जाए। इंडिविजुअल बेसिस पे तो मैं काम करता ही रहता हूँ, मगर साथ साथ अब हम कलेक्टिव बेसिस पे भी ये काम करते रहेंगे। डिस्कशन, आज का डिस्कशन किस चीज़ पे होगा? आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेनली हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो चेंजेस हैं वो क्या आ रही हैं सिलेबस के अंदर, और चूँकि अब अपकमिंग अटैम्प्ट जो आ रहा है, इससे पहले लॉ में चेंजेस हुई थी, और चेंजेस हुई थी फाइनेंस एक्ट 2024 में। तो ये बात आपको थोड़ा समझ लें ताकि आप क्लियर हो जाएं कि ये आईकेप के न्यू स्कीम की चेंजेस नहीं हैं। ये सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, बिल्कुल एसटीटी के पेज पे देख लीजिएगा। आप देखें, पहली चीज़ ये है कि ये न्यू स्कीम की चेंजेस नहीं हैं। न्यू एजुकेशन स्कीम 2025 में जो चेंजेस आई हैं वो एप्लीकेबल बनेगी। सिलेबस की भी जो भी चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल बनेगी कब? सितंबर अटैम्प्ट में। तो जो चेंजेस हैं किस में? टैक्स के सिलेबस में, टैक्स प्रैक्टिसेस के सिलेबस में। ये चेंजेस जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इसका ताल्लुक न्यू एजुकेशन स्कीम से नहीं है। न्यू एजुकेशन स्कीम ने कोई चेंज इस वक्त तक नहीं इसमें किया। रीज़न बीइंग कि वो एप्लीकेबल बनेगी विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम जून 2025, विच मीन्स के इसके बाद आने वाला फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये स्कीम अप्लाई करेगी। और जून के बाद जो फर्स्ट अटैम्प्ट टेफ का आ रहा है वो है सितंबर 25 का। इस वजह से सितंबर अटैम्प्ट पे आईकेप की न्यू स्कीम आएगी, तो सिलेबस में भी चेंजेस होंगी, वो बाद में देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ जो अगला अटैम्प्ट है वो अभी भी पुरानी स्कीम पे आ रहा है, मगर टैक्स के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हो गई हैं, और वो चेंजेस मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। उन बच्चों से जिनको कंसर्न था, जिन्होंने अभी टैक्स के पेपर दिए, जिसने पेपर नहीं दिया उसको तो टेंशन कोई नहीं है। अब वो बच्चे जिसने या तो पहले टैक्स पढ़ा था और अटैम्प्ट नहीं किया, ये सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए, दो किस्म के बच्चों के लिए। एक वो जिन्होंने पहले टैक्स पढ़ा था मगर अभी ये सितंबर 24 का अटैम्प्ट नहीं दिया, अब वो परेशान हैं कि मार्च में जब पढ़ेंगे तो कौन सी चेंजेस आ चुकी हैं। और दूसरा ये उस बच्चे के लिए जिसने अभी पेपर दिया मगर उसको 19-20 का ख़दशा है कि यार रुका तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये सेशन रखा गया है। और इसके बाद हम ब्रीफली देखेंगे कि अगर पेपर को डिस्कस कर लेंगे, अगर ज़रूरत है तो। जो होना था वो तो हो चुका, अब मगर फिर भी वो दिल को आसरा देने के लिए कि ऑल इज़ वेल, मैं हाज़िर हूँ इस सेशन के अंदर, ठीक है बेटा, ये हमारा मकसद है। तो स्टार्ट करें बच्चों। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स की चेंजेस पे आते हैं, और उसके बाद हम सेल्स टैक्स की चेंजेस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये है कि ये चेंजेस जो अभी हुई हैं या चेंजेस जो अभी एप्लीकेबल हैं, इन चेंजेस में याद रखिएगा बच्चों कि आपके कोर्स के हिसाब से हमने जाना है, कि आपके सिलेबस के हिसाब से जाना है। हमने सारी चेंजेस नहीं देखनी, एवरीथिंग जो कि इसमें चेंज हुई है वो आप पे अप्लाई नहीं करती। तो इस तरह तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो आपके लिए द गुड न्यूज़ इज़ कि थिंग्स आर मैनेजेबल, थिंग्स आर मैनेजेबल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नज़र आप ये देख लो कि फाइनेंस एक्ट 2024 अगर मैं लिखता हूँ और फाइनेंस एक्ट 2024, क्योंकि ये थोड़ा पीडीएफ मुकम्मल सर्च नहीं करता, तो फाइनेंस एक्ट 2024 ने जहाँ पे चेंजेस की हैं लॉ में, ये देखें, ये इसमें अलग से कलर के ज़रिए बता दी गई है, ठीक है। मगर लाइक आई सेड कि इस पीडीएफ में सारा, चूँकि ये प्रॉपर सर्च नहीं करता, प्रॉपर सर्च इसका नहीं आ रहा होता, तो अब आ गया। 95 चेंजेस हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में 95 चेंज, अमेंडमेंट्स का मतलब समझते हैं कि आधा लॉ चेंज। 95 बड़ी नंबर है। 95 प्लेसेस पे
आपकी चेंजेस हुई हैं, मगर ये इतना डरावना नहीं है। वो इसलिए है डरावना, इसलिए नहीं है कि ये सब आप पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप पे सब अप्लाई नहीं। 95 प्लेसेस पे चेंजेस होना मतलब लॉ ही चेंज हो जाना है। मगर चूंकि आपका सिलेबस जो कैफ लेवल का है, हम उस हद तक डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोविजंस अफेक्ट हुए हैं, वो तो फिर आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो उसी को पढ़ेंगे, अपडेटेड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, चाहे एक चेंज आए या चाहे 5 चेंजेस आए, प्लीज़ पुराना मटेरियल यूज़ ना किया करें। कम से कम ये बात जहन में रख लो कि अगर आप, या तो ये देखें, ये हमारा सेल्स टैक्स में 75 जगह पे चेंजेस हुई है। कैन यू बिलीव इट? सेल्स टैक्स छोटा लॉ है, एक जगह 95, एक जगह 75 चेंजेस, तो इसका मतलब तो लॉ तो चेंज ही हो गया। और आपके पेपर में सबसे बुनियादी चीज़ जो पूछी जाती है वो है लॉ की एक्यूरेसी। तो एक चीज़ भी आगे पीछे होने से नंबर चले जाते हैं। तो क्या मसला यहाँ पे क्या है, मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए नहीं कहता कि बच्चा मैनेज नहीं कर सकता, अमेंडमेंट्स को कर सकता है, मैच्योर बच्चा है माशाल्लाह, मगर मसला ये है कि अगर वो उससे एक चीज़ भी मैनेज नहीं हुई ना तो रिस्क बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे 49 पे भी बच्चे पास और फेल होते हैं, 50 पे पास, 49 पे फेल। इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझना, ये कि आपको पुराने मटेरियल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ICAP की नई बुक आएगी, उसको यूज़ करेंगे। और अगर कोई बच्चा पुराने मटेरियल को अमेंड करके, अपडेट करके और उसको यूज़ करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई बुरा नहीं, बिल्कुल सुकून में रहो। ये मैं आपको बता रहा हूँ ज़िम्मेदारी से। मगर उसमें शर्त पता है क्या है, उसमें शर्त ये है कि तवज्जो से आपने काम करना है, तवज्जो से, और मेरी सुपरविजन में। मैंने जैसे ये सेशन रखा है, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई और मुझे आपकी टेंशन आ गई कि नहीं इनको गाइड करो, तो मैं आपको इसे गाइड करता रहूँगा सेशंस में, आपको मेरी सुपरविजन में आप काम करोगे, ताकि मैं आपको अपने आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल से ही तैयारी करवा दूंगा। फिर पुरानी एफर्ट रेप्लिकेट नहीं होगी। फिर इसका मतलब है कि आपको पूरा टेक्स्ट दोबारा वो शुरू से लेके आप कहो कि जी पूरा का पूरा हम पहाड़ दोबारा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। ये तो चेंजेस है ना 95, 75, अगर 20, 25 या इवन 400 चेंजेस भी आई होती ना, तब भी पुराने मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। अब मैंने बातें की हैं 2 अलग अलग किस्म के बच्चों के लिए। वो बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो अमेंडमेंट्स को मैनेज कर सकेंगे, प्लीज़ यूज़ न्यू मटेरियल, प्लीज़ गो टू न्यू लेक्चर्स, प्लीज़ डोंट यूज़ ओल्ड मटेरियल, ओल्ड लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप गलती कर जाओगे और मेन टॉपिक्स में गलत लिख के आओगे, बेटा गड़बड़ हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट्स क्या आती हैं, कभी कोई चीज़ टैक्सेबल होती है, कभी वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। आपने देखा पिछले जब मैं आपके साथ सेशन में था 10 to 10 मैंने जो सेशंस रखे, और जो मैंने आपको लास्ट जो है 5 बजे से 5 बजे तक, जो सुबह 10 बजे से कितने 18-19 घंटे जो मैं आपको सवालों के जवाब दे रहा था, तो पता है ज़्यादातर सवालात क्या थे, आपने खुद देखा था ग्रुप में कि मैं बार बार क्या बोल रहा था, ये पहले होता था अब नहीं है, ये पहले होता था अब नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये जो पेमेंट आई थी इस पर टैक्स नहीं है, ये एडवांस को इग्नोर करो, लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया। मगर पास्ट पेपर तो वही है ना। तो इसीलिए इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, प्लीज़ डोंट यूज़ ओल्ड मटेरियल। बट एक मैं बताऊं, आप में से वो बच्चे जो कहते हैं सर हम करेंगे, बेटा मैं साथ खड़ा हूं। वो बच्चा जो कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं पुराने मटेरियल के साथ सिर्फ करेक्शन करके, तो आपको बेटा मैं हेल्प करूंगा। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन। ये मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको स्पेशल सेशंस दे दे के ये पढ़ा भी दूंगा, स्पेशल सेशंस दे दे के मैं आपको कवर करा दूंगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू। ठीक है, तो ये उन बच्चों के साथ बात हो रही है जिन बच्चों का लास्ट किसी अटैम्प्ट में पढ़ा हुआ मटेरियल है और अभी लास्ट अटैम्प्ट नहीं दिया था, या खुदा ना खास्ता इस अटैम्प्ट में अगर किसी का रुक जाता है, तो ये उसके लिए तो सुकून से बैठो। टेक्स्ट की जिम्मेदारी, जैसे मैं आपके साथ खड़ा रहा था पढ़ाते वक्त पिछले, अभी भी आपके साथ ही हूँ। ठीक है, जब तक पास नहीं होता, पास हो गया ना तो फिर बेटा वहाँ लात मारूंगा जहाँ वापस ही ना आ सको। टेंशन ना लो, आगे बढ़ो ना भाई, जिंदगी में आगे बढ़ो। क्या हर सिर्फ टेक्स्ट में मेरे पास ही होगी क्या हर बात? तो मेरे बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस को। अब मैं आपको एक चीज़ मटेरियल दे रहा हूँ, मगर याद रखना इसमें मेरी सुपरविजन ज़रूरी है, खुद से ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 25 सफ़े का सर्कुलर FBR इशू करता है, ये लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, और ये मैं आपके सामने पहली दफ़ा ला रहा हूँ इस अटैम्प्ट में जिसमें लॉ चेंज हुआ होता है। इसमें ये बात ज़रूरी होती है कि कम से कम जो ओल्ड चीज़ें हैं
उसको या तो भूल के नहीं पढ़ो या अपने टीचर की सुपरविजन में पढ़ो। तो इसमें मेरे बच्चों क्या है कि ये एक सर्कुलर है और 25 सफ़े का है, मगर 25 के 25 सफ़े हमारे काम के नहीं है। इसमें सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो हमारे सिलेबस के अंदर होंगी। तो आपको मैं आज इस सेशन के थ्रू जो रियलाइजेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर मैनेजेबल, थिंग्स आर मैनेजेबल। जैसे आपने पढ़ा है ना, वो फजूल नहीं गया, वो ज़ाया नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ होगा, मगर हम मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज करेंगे। तो आप में से जिसकी पढ़ाई अच्छी थी और खुदा ना खास्ता उसको लगता है कि पेपर आगे पीछे होगा, या जिसने पहले पढ़ा था अटैम्प्ट नहीं किया, अभी से मेहनत शुरू कर दो बच्चों, अभी से शुरू कर दो। आपको तो बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है इस दफ़ा। क्या एडवांटेज हासिल है कि आपकी पहले से एक बेस बना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। आ जाओ अब गो थ्रू करते हैं सम ऑफ दी चेंजेस या अमेंडमेंट्स हैं। ये वो चेंजेस हैं जो इस दफ़ा हुई हैं। टैक्स रेट्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिविजुअल और एओपी में चेंज आ गया है, चेंजेस आ गई हैं। रेट्स हमेशा चेंज होते हैं और वो क्या है, चेंजेस आ गई। देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कशन का मतलब क्या है, हर चीज़ कवर नहीं होगी ना, आपको हर चीज़ की टेंशन लेनी है। बस आपको ताकि आज इस सेशन के एंड में पता चल जाए कि टैक्स कितना चेंज हुआ था, और ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस मिले। टेंशन नहीं क्रिएट करूँगा, मुझे आपको क्लासों में भरना नहीं है कि इतनी टेंशन क्रिएट कर सारे भाई, नहीं, जिसको ज़रूरत होगी वो क्लास में आएगा, जिसको ज़रूरत नहीं है मैं उसके साथ भाई खड़ा हूँ, टेंशन ना लें। अब देखिए रेट्स में चेंजेस क्या हैं, थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि दी रेट्स ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी हैव बीन चेंज्ड थ्रू फाइनेंस एक्ट 24। रेट्स फॉर द इंडिविजुअल एक्सेप्ट सैलरीड पर्सन अब ये हैं, अब रेट्स ये हैं। देखिए इसमें क्या है, अलबत्ता आप हैरान रह जाएंगे कि ये देखो किस रेट क्या कर दिया इन्होंने, ये आप देख रहे हो क्या, कैन यू इमेजिन। ये बात ऐसी है कि रेट 35% भी तकलीफ दे रेट होते थे, मगर अब हो गए 45% तक। मगर तरीका तो वही होगा ना, तो आपके लिए सिर्फ टेबल चेंज हो गया मगर तरीका चेंज नहीं हुआ। तो रेट्स में चेंज क्या है, मैनेजेबल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्लियर हो गई बच्चों? ऑनलाइन वालों बेटा आप बताओ ये चीज़ें ठीक है? तो आपको बेटा इस सेशन से इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? इस सेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेंशन कम करके जाओगे, बढ़ा के नहीं जाओगे, ठीक है? मकसद टेंशन देना नहीं है, टेंशन को कम करना था। तो पहला तो ये आ गया आपका कि रेट में चेंजेस हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ एओपी दैट इज प्रोफेशनल फर्म, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया प्रोफेशनल फर्म का, प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग बाय ए लॉ में। अब ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, तो उसके लिए कहा गया है कि एक ऐसी फर्म, अब ये थोड़ी देर देखिए पढ़ेंगे किसी आप देखो आज के सेशन से सिर्फ मैं आपको कैनवासिंग कर रहा हूँ, ये कैनवास है चेंजेस का, ताकि तुम जाओ और रिलैक्स रहो कि ठीक है यार सर ने जो चेंजेस बताई मैनेज हो जाएंगी हमसे। क्योंकि ये सेशन पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम पढ़ भी नहीं सकते, इस वक्त क्या पढ़ोगे यार। तो जब पढ़ने की बारी आएगी तो सिखा भी दूंगा, लॉजिक्स भी बताऊंगा। तो ये प्रोफेशनल फर्म का कोई कॉन्सेप्ट है, और कहते हैं उस केस में अगर उसकी टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग है तो उस सूरत में 40% होगा इंस्टेड ऑफ 45। मगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है प्रोफेशनल फर्म्स का, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और उसके बाद रेट्स ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इंडिविजुअल ड्राइविंग मोर देन 75% इनकम फ्रॉम सैलरी हैव बीन अमेंडेड एज, इसमें सैलरीड पर्सन के रेट्स जो हैं, और वही 75%, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो भी चेंज हुए हैं, और उसके अंदर भी रेट्स को बढ़ाया गया है कंपेयर टू लास्ट के। पहले 2.5 था, 5% हो गया है फर्स्ट स्लैब पे। रेट बढ़ा है ना, रेट बढ़ा है, रेट चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपका जो इस दफ़ा जो होगा ना, सैलरीड पर्सन भी ज़्यादा रेट पे टैक्स दे रहा होगा। अलबत्ता आखिरी स्लैब 35 पे ही रखा गया है, जबकि वो जो नॉन सैलरीड था उसका 45 था, और प्रोफेशनल फर्म का 40 था। मगर मैनेजेबल है, थिंग्स आर मैनेजेबल, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं थी। चेंजेस हैं और मैंने चेंजेस दिखाई थी। अच्छा मैं एक चीज़ बोली नहीं, मगर ईमानदारी का तकाजा है तो बता दूं क्या, कि चेंजेस 95 नहीं है, चेंजेस मोर देन कोई 150 हैं। 95 प्लेसेस पे अमेंडमेंट हुई है, मगर अमेंडमेंट उसमें थी क्या, वो प्रोविज़न एक थोड़ी था, उसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी चेंजेस हुई होती हैं। तो मोर देन 150 चेंजेस हैं, ठीक है। और सेल्स टैक्स में भी मोर देन 100 चेंजेस हैं। बट प्रॉब्लम इसलिए नहीं है
कि हमारे कोर्स की हद तक हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है भाई। सरचार्ज ऑन टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन, ये नया सेक्शन ऐड हुआ है, न्यूली इंसर्टेड। अब हमें आईकेप से इस पे वी आर वेटिंग कि आईकेप हैज़ टू क्लेरिफाई, क्योंकि आईकेप के सिलेबस में और आईकेप की बुक में हमें देखना होता है क्या आ रहा है। आईकेप के सिलेबस में कभी भी सेक्शन वाइज सिलेबस नहीं आता, इसलिए हमेशा कन्फ्यूजन टेक्स्ट में रहता है कि यार कौन सा सेक्शन कोर्स में है कौन सा नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ और जो चीज़ें बॉर्डर पे भी होती है पढ़ाता हूँ, छोड़ता कभी नहीं हूँ कोई चीज़। अलबत्ता आईकेप की क्लेरिफिकेशन मौजूद है कि अगर बुक में होगा तो कोर्स में समझा जाए। तो आईकेप की जब नई बुक इसमें आएगी, जल्दी आ जाएगी, तो हमें वहाँ से क्लेरिफाई होगा कि ये नया सेक्शन जो सरचार्ज वाला आया है ये शामिल है, होगा, हम इसको पढ़ लेंगे। तो एक नया सेक्शन है जो कि ऐड हुआ है हमारे कोर्स के अंदर, और बेटे जल्दी आ जाएगी। और नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं है। मैं आईकेप अल्हम्दुलिल्लाह किसी सरकारी काम से ना तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ वैसे ही गपशप कर रहा हूँ, मुझे पता है चीज़ों का, तो मैं आपको वहाँ खुद ही बता दूंगा कि कोर्स में है कि नहीं है, टेंशन ना लें, ठीक है। नई बुक का टेंशन ना लें, हम उससे पहले ही काम कर चुके होंगे। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये नया सेक्शन है, पढ़ लेंगे इसको। ये बिल्डर और डेवलपर्स कोर्स में नहीं है, तो 7 ये स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन है, ये हमारे कोर्स में पहले भी नहीं था, हमने इसको पढ़ा भी नहीं, आईकेप डाल देगा, हम देख लेंगे। 37 में एक चेंज आया है, ठीक है, अमेंडमेंट आया टैक्सेशन कैपिटल गेन में, ठीक है। और वो क्या है कि प्रायर टू फाइनेंस अ पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी वर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 10% फेयर मार्केट वैल्यू का ये रिक्वायरमेंट थी। थ्रू फाइनेंस द पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेड और पेएबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट एट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स विच एवर इज अर्लियर 10%। इसका मतलब थोड़े टाइमिंग का डिफरेंस है। लाइक आई सेड कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसको तवज्जो से एक एक प्रोविजन को एक्सप्लेन करें या आप सुने, बट मैनेजेबल है। टाइमिंग का विच एवर इज अर्लियर, पहले सीधी सीधी बात थी, अब विच इज अर्लियर, ठीक है, देख लेंगे उसको। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट कोल माइनिंग का। कोल माइनिंग का सेक्शन ये पहले भी कोर्स में नहीं था, ठीक है, इस वजह से इसकी टेंशन नहीं लेंगे हम, अभी भी नहीं होगा कोर्स का। फिर है एओपी की टैक्सेशन, ये हमारे कोर्स में है, 92 सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे कोर्स में। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 24 शेयर्स ऑफ member of AOP were exempt from tax where the AOP has paid tax on its income through Finance Act 24. A second proviso has been added in subsection 1A1 of 9 provide that shares of member of AOP shall not be exempt where the turnover of AOP is 3. इसका मतलब taxation of AOP चेंज हो गया। अब वो जैसे हम कहते थे ना शेयर फ्रॉम एओपी मिलता है तो A/B/C में यूज तो होता है मगर उस पर टैक्स नहीं लगता। अब एक केस ऐसा है जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी पर टैक्स लगेगा, तफसील में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको अंदाज़ा हुआ कि एओपी की टैक्सेशन में चेंजेस है। अगर आप लोग कहो और रेडी हो तो मैं अभी सिखा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा, मगर आज शायद मेरा यही ख्याल है कि चेंजेस को सिर्फ डिस्कस कर लें, गो थ्रू कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो। इतना ज़रूर बता दूं मेरे बच्चों कि चेंजेस कितनी भी होंगी आप मैनेज कर सकते हो अगर हिम्मत रखोगे तो। ऐसे नहीं होता कि यार बच्चा कहे कि यार नहीं, ऐसे बच्चे बहुत कम मैंने देखे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में जिनको टैक्स से लगाव ना हो। फिर टैक्स ऐसी चीज़ है ना, इसलिए भी बच्चा सीखता है कि कल मैं अपना टैक्स तो बचा लूँ, अपना तो बचा लूँ यार, टैक्स एडवाइजरी की सर्विस दूँ कि ना दूँ, अपना टैक्स तो बचा लूँ, इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जाते हैं। एक नया सेक्शन ऐड हुआ है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। अब अगेन इस सेक्शन के लिए वी विल हैव टू वेट फॉर द आईकेप सिलेबस एंड आईकेप बुक, ठीक है। एक्टिव टैक्स पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लॉ में मौजूद है, कोर्स में भी टच हुआ है, आपने एटीएल देखा होगा आ रहा था, मगर स्पेसिफिकली ये सेक्शन जो है वेदर कोर्स में है या नहीं है हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। मगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिलेटेड एक नया प्रोविज़न है और उसके कुछ प्रोविजंस हैं वो चेंज आ गया है। जोग्राफिकल सोर्सेज हमारे कोर्स में भी है, इसमें पता चलता है कि पीएसआई एफएसआई कब होती है, इनकम पीएसआई कब है, एफएसआई कब है, सैलरी पीएसआई कब है, एफएसआई कब है। जनरल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बिजनेस कनेक्शन का एक प्रोविज़न है जो चेंज हुआ है, मगर इसमें पहले एक ज़माने में ये सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस का एक कॉन्सेप्ट आया है। अब ये क्या होता है कि जी पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स होने के लिए ज़रूरी होता है क्या कि भाई अगर मैं पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट काम कर रहा हूँ
पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट काम कर रहा हो, तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है, आके फिजिकल प्रेजेंस है कि नहीं उसका, या वो बाहर से रह के काम कर रहा है, इससे लिंक्ड एक पॉइंट आया है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कोर्स केफ 2 के बच्चे के लिए ये खैर है, मतलब MA है, ओके चिल प्रोग्राम है, क्योंकि ये इसलिए प्रॉब्लम नहीं करेगा कि एग्जामिनर इस डेप्थ में नहीं जाता। एग्जामिनर खुद बता रहा होता है कि फॉरेन सोर्स इनकम, तो हमें उसकी एप्लीकेशन ही नहीं करनी पड़ती उस सेक्शन की, वो खुद बता रहा होता है, हमें स्पेसिफिक में नहीं जा रहा होता कि नहीं तुम ये भी बताओ कि FSI है कि PSI है, ये इस हद तक नहीं जाता, ना पास्ट में गया है ना भी एक्सपेक्टेड है, तो ये चेंज खैर है। एसोसिएट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें एक चेंज है, एसोसिएट की ट्रांजैक्शंस का आपको पता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम कोर्स में नहीं है। अब ये सेक्शन नया है जो कोर्स में आया है, और सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटर्न से इसका ताल्लुक है, प्रोसीजर से इसका ताल्लुक है, ठीक है। इसमें जो सिम ब्लॉक करने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, और 6 लाख के करीब लोगों की सिम ब्लॉक भी कर दी गई थी। तो ये वाला एक सेक्शन है जो हमारे कोर्स में है। और एडवांस टैक्स इन केस ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इंटरनेट, ये अगेन वी विल हैव टू वेट, क्योंकि इसका प्लेसमेंट तो इसी जगह किया गया है जो कोर्स में है, क्योंकि आके अपना बजाय सेक्शन लिखने के वो लिखता है डिविजन्स, पार्ट्स और चैप्टर्स, कि जी जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 10 उसका डिवीजन 3 कोर्स में है, तो डिवीजन 3 में आने वाले सारे सेक्शंस हो जाएंगे। तो इस सेंस में तो ये हमारे कोर्स में है, मगर ICAP की बुक का हमें देखना पड़ेगा। वेल्थ स्टेटमेंट में भी चेंज आ गया है 116 में, और वेल्थ स्टेटमेंट का अब मैं आपको बताऊं कि मैं बोलता था कि आया आया आ गया, फीलिंग थी कि आएगा आएगा आएगा, आखिरी दिन भी बोल रहा था वेल्थ स्टेटमेंट को देख लेना। एनीवे पास पेपर डिस्कस नहीं कर अभी। तो इसमें चेंज है, क्या चेंज है कि एवरी पर्सन को ये फाइल करना पड़ता है, और कमिश्नर में बाय नोटिस राइटिंग ये रिक्वायर कर सकता है। तो इस सूरत में कहा गया है कि the commissioner may by notice in writing require any person being individual to furnish wealth statement in the prescribed form, verified in the prescribed manner, giving particulars of person's total assets, liabilities, सारा कुछ आप देखिए। फाइनेंस एक्ट 24 में क्या हुआ है, पर्सन shall be required to furnish particulars of total assets including foreign assets and total liabilities including foreign liabilities. Further explanation has been added that the assets of a spouse shall only be included in wealth statement if the spouse is dependent. ये दो बातें की गई हैं, एक तो जो फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम स्टेटमेंट थी वो अलग है, और एक वेल्थ स्टेटमेंट अलग है। तो लोग क्या कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जी हमारे वेल्थ स्टेटमेंट इसका मतलब लोकल एसेट्स के लिए है और लोकल लायबिलिटीज़ के लिए है, और जो वो फॉरेन इनकम और एसेट है वो दूसरी स्टेटमेंट है। तो क्लेरिफाई कर दिया गया नहीं कि आपके जो एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज़ होंगी उसमें फॉरेन भी शामिल होंगे वेल्थ में। यानी इसका मतलब है कि जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान और फॉरेन, इंक्लूडिंग लायबिलिटीज़ पाकिस्तान और फॉरेन देनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि स्पाउस के एसेट्स बताओ, लिखा था ना डिपेंडेंट्स के, तो क्लेरिफाई किया गया कि स्पाउस के सारे एसेट्स आप नहीं बताएं। ये चेंज है, ये बड़ा चेंज किया गया। पहले क्या होता था, पूरी फैमिली को एज ए सिंगल यूनिट किया गया था कि अपने एसेट्स भी बताओ, अपनी स्पाउस के भी बताओ, और अपने माइनर चिल्ड्रन की भी बताओ, और अदर डिपेंडेंट्स की बताओ। 4 लोगों के थे। अब ये रिजीम चेंज कर दी गई है और कहा गया अपने एसेट्स बताओ और बाकी सबके वो एसेट्स बताओ जो तुम्हारे डिपेंडेंट थे, इन अदर वर्ड्स तुम्हारे पैसे से बने। तो स्पाउस के वो एसेट्स बंदा नहीं बताएगा जो उसने खुद बनाए अपनी जॉब से, वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसने बताना है। ये क्लैरिफिकेशन हो गई, ठीक है। शुएब बेटा ये आखिर में पूछना है CMA के बारे में, ठीक है। ये बातें बेटा आपको समझ आ रही है, मैनेजेबल चेंज है यार, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बेस्ट जजमेंट जो है बजाओ, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है भाई। इसमें भी चेंज है, क्या चेंज है इसमें, पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस वाले को से लिंक कर दिया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि जो पर्सन डिसकंटिन्यू, इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मैकेनिज्म ऑफ असेसमेंट केसेस अ पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न अंडर 17। अब पहले ये केस नहीं था, नया केस आया है 121 का, और वो ये आया है कि पहले क्या करते थे, पहले अगर एक बंदे को कहा गया जो डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस वाला, याद है कि पर्सन डिसकंटिन्यूज बिजनेस, तो विद इन 15 डेज उसने नोटिस देना है कमिश्नर को कि मेरा बिजनेस बंद हो गया है। फिर वो कमिश्नर उसको कहेगा कि अच्छा जिस ईयर में तुम्हारा बिजनेस बंद हुआ अब इसकी बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ बंद करने तक उसको रिटर्न दो,
और अगर वो रिटर्न ना दे तो कुछ भी नहीं था पहले। अब कहते हैं इसकी भी बेस्ड जजमेंट होगी, और जब बेस्ड जजमेंट करेंगे इसकी तो उसमें सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज को लिंक कर दिया गया, यानी प्रोसीजर में चेंजेस है। उसके बाद ये प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है, अपील का भाई टोटल निज़ाम चेंज हो गया, टोटल टॉपिक फाड़ के फेंक दो, गया अपील पुराना। इतनी चेंजेस हैं कि मैनेज कोई भी नहीं कर सकेगा, इसका लेक्चर लेना पड़ेगा। इसका लेक्चर याद रखो, आप में से जो भी बच्चा अगर अगली दफ़ा सेल्फ स्टडी कर रहा है, अपील की सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते बेटा, मुमकिन ही नहीं है। और चूंकि इस दफ़ा अपील पहली दफ़ा चेंज हो रहा है ना, और नया निज़ाम आ रहा है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है। अपील वैसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक में होता है, मगर इस दफ़ा पूरा स्ट्रक्चर। और एक चीज़ मैं आपको खुल के बताता हूँ बच्चों, ये जो अपील के निज़ाम में चेंजेस आई हैं ना, इसका फाउंडर आपका भाई है, ये मेरा प्रपोजल था, ठीक है। ये मैंने चीज़ें प्रपोज की थी और उसके प्रपोजल पे ये चीज़ें अमेंड हुई थी। हाँ, मैंने इसकी ड्राफ्टिंग नहीं की, मगर आइडिया मैंने दिया था कि देखो आपका अपील का निज़ाम जो है ना, उसमें कमिश्नर अपील की, ये देखिए, ये सुनिएगा आइडिया मेरा क्या था। 95% ऑफ द जजमेंट कमिश्नर अपील अपने डिपार्टमेंट के हक में देता है, और 100% उसके फैसले को लोग ट्रिब्यूनल में चैलेंज करते हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसे ऑफिस का फ़ायदा ही क्या है, कमिश्नर अपील को ख़त्म कर दो। मैंने ये आइडिया दिया था, कमिश्नर अपील ख़त्म कर दो, ठीक है। और जिस लेवल पे दिया था वो बड़ा लेवल था, उस लेवल को ये आइडिया मेरे अच्छे लगे। फिर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया और इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी नौकरी का बस यही फ़ायदा है कि हमारे नाम किताबों में आते हैं तो हम खुश होते हैं। सरकारी नौकरी का फ़ायदा ये है कि हम कानून में चेंजेस करा सकते हैं, बाकी बेटा घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है ठीक है, तो ये बात है। हलाल रोज़ी खाओगे तो घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर लोग हम करते हैं, खुशी से करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये वो आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ, निज़ाम चेंज हुआ है, ये मैनेज नहीं होगा, मगर टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अलबत्ता अगली दफ़ा के लिए इम्पॉर्टेंट थोड़ा बन गया है। क्यों इम्पॉर्टेंट बना है? क्योंकि नई चीज़ आ रही है, एग्जामिनर पूछ सकता है। और जो भी ICAP की बुक चेंज कर रहा होगा ना इस वक्त बैठ के, उसका सबसे बड़ा हेडेक ये है कि इसको कैसे लाएगा, इन चीज़ों को सारी उसको नई बनानी, नई लिखनी पड़ेगी। यहाँ तो पता है वो क्या करेगा, बुक में सिर्फ छापा मार देगा सेक्शंस का कि टेंशन कौन ले यार, डाल सारे सेक्शन को रिप्रोड्यूस कर देगा। देख लेना, इसी तरह होगा, देख लेना। क्योंकि ये निज़ाम जो बनाने वाला, उस तरह तो नहीं बनाया मैंने, अल्लाह माफ़ करे, मगर आइडिया मेरा है, तो इसलिए मुझे पता है कि कितनी इसमें कम्प्लेक्सिटी है। वो पेक्यूनियरी लिमिट्स हैं कि जी इतने मिलियन हो तो कमिश्नर अपील, और फर्स्ट लोगों को तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि फर्स्ट अपील अब एक जगह फाइल होगी, फर्स्ट अपील। अब सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फर्स्ट अपील सिर्फ फाइल होगी। अब देखेंगे कि टैक्स पेएबल कितना है। अगर टैक्स पेएबल 20 मिलियन से ज़्यादा होगा, सेल्स टैक्स में लिमिट अलग है, इनकम टैक्स में अलग है, 20 मिलियन से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट अपील ही ट्राइब्यूनल के पास फाइल होगी, और कम होगा फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील के पास फाइल होगी। और दोनों के बाद, ये फर्स्ट अपील के बाद कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। इसका मतलब पहले 4 लेवल्स हुआ करते थे अपील के, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब फर्स्ट लेवल एक ही है, ट्राइब्यूनल और कमिश्नर अपील एक जगह खड़े हो गए, दोनों बराबर हो गए। ये फर्स्ट अपील है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उससे लिंक चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, आप जब पढ़ोगे तो उस वक्त तफसील से सिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। और ये सेक्शन रिप्लेस हो चुका है, पूरा निज़ाम चेंज हुआ है, काफ़ी सारा पूरा टॉपिक चेंज हो गया है, पूरा टॉपिक चेंज हो गया। ये पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हमारे कोर्स में नहीं है उस तरीके से, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये फाइनल के सेक्शन से, इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारी चेंजेस हैं। अच्छा, ये जो सर्कुलर है ना, इसमें कंप्लीट चेंजेस नहीं होती, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए लिया जाता है। तब भी 26 सफ़े का बन गया, 25 सफ़े का। इंपॉर्टेंट चेंजेस करते हैं ना, तब भी ये, इसकी सारी कभी भी नहीं आती इसके अंदर। कोई ये ना कहे कि इसको पढ़ लेंगे तो सब चेंजेस आ जाएंगे, नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद है कि प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ नोटिस, प्रोसिक्यूशन कोर्स में नहीं है हमारे। नॉन रजिस्ट्रेशन पे प्रोसिक्यूशन यानी जेल में डालने की बात आ गई है।
डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मेंशन होता है मगर उस तरह कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस तो बहुत हैं बेटा। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चेंज है, तो मैं आपको सिर्फ एक मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि अभी तक जो मैंने बात की ये सारी चेंजेस जो है सारी कोर्स में नहीं है। टैक्स रेट फॉर टॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये रेट की बात हो रही है, इस वजह से आईकेप की बुक का हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, अब बात ये है कि आपको अगर मैं कहूँ कि जो बड़ी बड़ी चेंजेस जो है ना, आपका सैलरी में कोई चेंज आपको फील हुआ? अब तक मैंने क्या सैलरी की बात की थी? कोई चेंज आया था सैलरी में? नहीं। आए थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको एक सर्वे दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार इट्स नॉट बिग डील, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस पेपर में इंशाअल्लाह। अब ये डेफिनेशंस हैं, काफ़ी डेफिनेशंस में चेंज हुआ है, आपको सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखें कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आप देखिएगा सिर्फ इसलिए कि आपको सुकून आ जाए कि यार हमें, ये देखिए ये शुरू का एक चेंजेस है। चार्जिंग सेक्शन में कोई बात आई है, ये बाद में हम देखेंगे, चार्जिंग सेक्शन को इस वक्त हम टेंशन नहीं ले रहे। अब उसके बाद आपका ये सेक्शन आया है, कौन सा? बिल्डर्स वाला, कोर्स में आमतौर पे नहीं होता। अगेन वी विल वेट फॉर द सिलेबस, अगर डाल दिया तो हम इसको पढ़ेंगे, वरना ये कोर्स में पिछली दफ़ा नहीं था। उसके बाद अगली चेंज कहाँ चली गई है? सीधी सीधी, इसका मतलब आपके कोर्स में सैलरी में कोई चेंज नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई चेंज नहीं है, इवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चेंज नहीं है। तो मेरा बच्चा सुकून में आ जाओ, सुकून में आ जाओ। कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको बड़ा कोई ऐसा नहीं, जो चेंजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज कर लेंगे। देखा आपने बेटा, बताएं रिलैक्स हुए? कुछ इतनी चेंजेस हैं, बहुत सारी हैं, बट हम कोर्स के अंदर रहते हुए उसको डील करेंगे। और जो बिल्कुल भी टोटल चेंज हुआ है, टोटल चेंज, उसको भी हम इंशाल्लाह कोई अलग से लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मैंने अच्छा पढ़ा था मगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये बात तो अभी कहनी भी नहीं चाहिए कि भाई कोई 48, तो उसको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अलग से टाइम दे के कवर करा दूंगा, ठीक है। सिर्फ उस हद तक आप मेरे से क्लास लीजिएगा जिस हद तक चेंजेस बड़ी हैं, ठीक है। अलग से मैं आपको टाइम दे के अलग से आपको कवर करा दूंगा, तो टेंशन नहीं है। ये आप अपनी प्लानिंग, क्यों ये बातें बता रहा हूँ, ताकि अगले स्कीम को आगे रखते हुए आप उन सब्जेक्ट्स पे टाइम लगाओगे जो आगे आपको जल्दी क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। टैक्स का आपने जो पढ़ा था आपके वो काम आएगा, और वो आप टेंशन ना लें इसकी, ठीक है। आए ज़रा सेल्स टैक्स में देखते हैं। सेल्स टैक्स के अंदर अगर आप आएँ तो इसमें भी बहुत सारी चेंजेस हैं। अगेन इसके अंदर जो चेंजेस हुई हैं वो सारी हमारे से रेलेवेंट नहीं है। एसोसिएट की एक तो इन्होंने डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पहले भी ये कोर्स में मौजूद थी, अभी भी कोर्स में है। एसोसिएट की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 85 में है, और यहाँ पे अलग से डेफिनेशन गिवन है, तो उसमें हल्की फुल्की चेंजेस हैं, ये आपका कोर्स में चेंज हो गया। उसके बाद आपका ये डेफिनेशन है जो बोर्ड की रेलिवेंट डेफिनेशन है, हमारे लिए काम की नहीं है। ये लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का है, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग का, बट कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये एक नया क्लॉज टोटल ऐड हुआ है, टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन चेंज हो गई है। तो इस दफ़ा की इंपॉर्टेंट चेंजेस में सेल्स टैक्स के अंदर पहले टैक्स फ्रॉड बड़ा ऐसा जनरल वे में डिफाइंड होता था, इस दफ़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस में से सेल्स टैक्स में ये है कि इसकी बड़ी स्पेसिफिक केसेस की डेफिनेशन है, और इस पे सवाल बन सकता है क्योंकि सेल्स टैक्स में फ्रॉड बहुत होते हैं। अब ये सवाल कैसे आएगा? डेफिनेशन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर डिफाइन टैक्स फ्रॉड, इस पे कोई सिनारियो बेस्ड सवाल बना सकता है। आपने देखा होगा वैसे भी एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बनता जा रहा है, तो चांस इसके थ्योरी के कम है, मगर ये टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। टाइम ऑफ सप्लाई में फिर चेंज आ गया, फिर चेंज आ गया। आपको याद है ना, बार बार बोला था इग्नोर इग्नोर इग्नोर, अब देखो फिर चेंज आ गया। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है, और द टाइम व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड, वापस आ गई पेमेंट। ये लो, अब पिछले अटैम्प्ट में जो मेरे वॉइस नोट्स थे ना, अगर कोई उसको निकाले और बोले कि सर आपने कहा था टाइम ऑफ सप्लाई दो चीज़ें, यार तो पिछले अटैम्प्ट के लिए बोली ना, लॉ चेंज हो रहा है। इसीलिए टैक्स में ज़रूरी है अपडेट रहना, और जो असातिज़ा इस पे अपडेट नहीं रहते
वो अपना भी नुकसान करते हैं, बच्चों का भी नुकसान करते हैं। एवरी टाइम चेंजेस इतनी होती हैं। आपको पता है टैक्स के लिए क्या मिसाल दी जाती है? टैक्स के लिए मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, तो एक बहुत बड़ा इंडियन जिसको कहते हैं जूरिस्ट था, उसने एक मिसाल दी अपने मुल्क के हिसाब से, हमारे मुल्क पे भी अप्लाई करती है। उसने कहा जी मैं टैक्स पे जो काम करता हूँ ना, ऐसे है जैसे रेत को पकड़ना, जितना पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना निकलती ही जाती है। तो ये लॉ ऐसा है कि जो इसको आपको ना ये हाथ में नहीं पकड़ते, क्या झोली में पकड़ते हैं कि गिरे नहीं। इसको झोली में पकड़ने के लिए टीचर को बहुत अपडेट रहना पड़ता है। और मेरा तो मजबूरी क्या है, ऑफिस भी वही है, तो आने से पहले पता होता है ये चेंजेस हो रही हैं, बल्कि एक आध चेंज तो देखा मैंने करवाई है। तो इस वजह से ये आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। अब सारा जो होगा ना आपका स्कीम चेंज हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का। अब पेमेंट वाले सारे सवालात रेलिवेंट हो गए पास पेपर के। तो आपको अगली दफ़ा जो प्रैक्टिस कराई जाएगी ना, उसमें फिर नई चीज़ें होंगी सेल्स टैक्स की। याद रखिएगा बहुत बड़ी चेंज है ये सेल्स टैक्स के अंदर। आपको ना डेडलाइन नज़र आ रही है, मगर आईकेप के आपके कम से कम भी पास्ट के अगर 22 सवाल है ना, तो 22 सवाल में 8 सवाल अफेक्ट हो गए इससे, जिसमें पास्ट में ही आया था। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। अब इसके अंदर फिर एक डेफिनेशन है, वो उसमें फेडरल लफ्ज़ ऐड किया गया है, इररेलेवेंट कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है ये चेंज, थर्ड शेड्यूल को लिंक किया गया है। किससे लिंक किया गया है थर्ड शेड्यूल को? आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन से। मगर मैनेजेबल छोटी सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका सब ये क्लॉज 11 ओमिट हो चुका है, ठीक है, ये इरेलीवेंट है। सेक्शन 11 जो है ना वो ओमिट हो गया। अब आपको पता है सेक्शन 11 था क्या? आपको पता है सेक्शन 11 था क्या? आपको पता है ये कितना बड़ा चेंज है, ठीक है? आपको अंदाज़ा नहीं है जितना बड़ा ये चेंज हुआ है सेल्स टैक्स के अंदर। सेक्शन 11 था सेल्स टैक्स की असेसमेंट, सेल्स टैक्स की असेसमेंट, ठीक है? सेल्स टैक्स की असेसमेंट का निज़ाम चेंज करके रख दिया, निज़ाम चेंज हो गया सेल्स टैक्स का, असेसमेंट का पूरा काटू। इसमें एक नई चीज़ लाए, फिर सेल्स टैक्स में बेस जजमेंट लेके आए अब बजाय, अब ये निज़ाम, इसका मतलब सेल्स टैक्स की थ्योरी वाला पोर्शन जो है ना अफेक्ट हो रहा है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आपने देखा कि वो जो टाइम ऑफ सप्लाई का बड़ा चेंज था, फ्रॉड वाला एक चीज़ आ गई, और प्रोसीजर में असेसमेंट को अफेक्ट किया इसने। बाद में देखेंगे जो भी है इसका, ठीक है। मगर लाइक आई सेड यार, ये चेंजेस जो है ना, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टेड, सस्पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है और थोड़ा सा ये चीफ कमिश्नर से रिलेटेड एक बात है, बट मैं इसको कोई मेजर चेंज नहीं मानता, ये इजी है, इसको हम कोई टेंशन नहीं लेंगे इसकी। अच्छा, इस तरीके से एक चेंज आया है रिकॉर्ड में, ठीक है। अब रिकॉर्ड में चेंज किस तरह है? रिकॉर्ड के चैप्टर में चेंज आया, ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स। अब पहले जो ऑडिट का सेक्शन था वो टोटल चेंज हो गया, यानी पहले जो हमने ऑडिट पढ़ा था उसका सिंपली नाम क्या था? एक्सेस टू रिकॉर्ड। अब उसको क्या नाम दे दिया? ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स। अब ये वाला जो ऑडिट है ना, इस दफ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इस दफ़ा जो ऑडिट पे पूरा सेक्शन चेंज करके रख दिया गया, आपका वो पूरा का पूरा सेक्शन, जो पूरा का पूरा टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। ऑडिट वाला निज़ाम भी सेल्स टैक्स में चेंज, असेसमेंट और ऑडिट सेल्स टैक्स में बड़ा अफेक्ट हुआ है। और उसके बाद आप आए चेंजेस में, तो ये चेंज जो है वो रिटर्न में भी एक हल्का फुल्का सा चेंज आया है। ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर पर्सन, जिसको वो रिटर्न फाइल करवाएगा, ये बहरहाल इनकम टैक्स से लिंक करने की कोशिश की गई है। और फिर एक नया सेक्शन है
जो टैक्स फ्रॉड और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, बट आई डोंट थिंक कि ये कोर्स में शामिल किया जाएगा ये वाला पोर्शन, बट अगेन वी विल हैव टू वेट। मगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग, इनलैंड रेवेन्यू, ये वो विंग है बेटा जिसको बनाने की काफ़ी टाइम से तैयारी की जा रही थी। एक जगह मैं खुद भी काम कर चुका हूँ एक इदारे में जो ये काम करता था, मगर उस इदारे का मेन काम ये नहीं था। देखिए सेल्स टैक्स में, इसीलिए मैंने क्या कहा था, फ्रॉड वाली डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा वहाँ डेफिनेशन डाली और नया विंग क्रिएट कर दिया। अब समझिए कि सेल्स टैक्स में इस पर सवाल आएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना, क्योंकि मैं तो बंदा ऐसी, मैं तो इसी तरह प्रेडिक्ट करूँगा ना यार कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है रियल लाइफ में। वो पढ़ के पढ़ाने वाला सीन होता तो मुझे पता नहीं चलता, मैं तो बैठा ही वही हूँ। तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि फ्रॉड पे कोई सवाल बनेगा, क्योंकि पूरा निज़ाम चेंज किया गया है। ऑडिट पे सवाल बनेगा थ्योरी का, उसको 15 नंबर के जो होगा ना वो एक्सपेक्ट। और देखिए पेपर पैटर्न आईकेप का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर आप सिलेबस को अच्छा कवर कर सकते हो ताकि किसी भी पैटर्न पे ले जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है, आपने इस दफ़ा जो एक जहन में रखनी है बात, देखिए ये आपको, ये जब पेनल्टी की चेंजेस हैं, ये इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है, पेनल्टी कोर्स में है भी नहीं हमारे कि उसमें कितनी पेनल्टी, ये कोर्स की बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप जाएं तो अपील टू अपील, वही अपील का सेल्स टैक्स का भी पूरा, मगर अपील का सेल्स टैक्स का सेक्शन कोर्स में था ही नहीं, तो इस वजह से हमें सेल्स टैक्स साइड पे अपील की जो चेंजेस आई हैं वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सेल्स टैक्स साइड पे अपील कोर्स में है ही नहीं। जब अपील कोर्स में है ही नहीं तो हम उसको कोई टेंशन भी नहीं लेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी चेंजेस हैं, और वो चेंजेस मैं आपको बताऊं कहाँ हैं। सिर्फ ये आप देखें, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्ट दिखाए, ऑर्डिनेंस दिखाया, हमारे कोर्स का कुछ हिस्सा इसके अलावा भी है। और वो कहाँ जाता है हमारा हिस्सा? रूल्स में चेंजेस, नोटिफिकेशन में चेंजेस। वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है। मगर मैंने आपको कहा कि एक चीज़ बताऊं, देखो ये तो आपको सिर्फ आज मैंने एक सर्वे दे दिया, अब हम इस पे ये करेंगे, मैं आपके लिए क्या करूंगा, अभी आप थोड़ा रिजल्ट आने दें। ये उस बच्चे से बात है जिसने अटेम्प्ट किया, और जिसने अभी अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए ये बात बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, अब दो किस्म के बच्चे होंगे इन चेंजेस को जो आपने सुना। चेंजेस हैं, मगर चेंजेस ऐसी नहीं है, हर एक चेंज पढ़ूंगा ना तो आपको होगा कि ये तो कोर्स ही नया हो गया। मगर द गुड न्यूज़ वॉज कि जो हमारे सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, इनकम टैक्स साइड पे मेजर टॉपिक हिट नहीं हुए। मेजर टॉपिक आपका सैलरी हिट नहीं हुआ, आपका बिजनेस, आपका प्रॉपर्टी, आपके ज़्यादातर डिडक्टेबल अलाउंसेस, आपके लॉसेस, आपके जो है वो एक को छोड़ के क्रेडिट्स, ये हिट नहीं हुए। दैट इज़ द गुड न्यूज़, दैट इज़ द गुड न्यूज़। उसमें कहीं कहीं चेंजेस थी, हाँ कैपिटल गेन में थोड़ा चेंज था, मगर वो हल्का सा था, वो मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा अपील का निज़ाम टोटल चेंज हो गया, आपको एक फ्लेवर मिल गया, अंदाज़ा मिल गया। और इसके अलावा आपकी क्या चेंजेस हुई? सेल्स टैक्स में आपकी अच्छी खासी चेंजेस थी। मगर क्या ये ऐसी चेंजेस हैं कि जिसकी बेसिस पे बंदा कहे कि यार मुझे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। अब आप में से दो किस्म के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जिनको पता है कि जी चेंजेस हम खुद मैनेज करेंगे। ऐसे बच्चों को मैं बात बता रहा हूं कि बेटा अगर आप खुद मैनेज करोगे, मटेरियल मैं दूंगा, लेक्चर्स मैं दूंगा आपको, सिर्फ उस हद तक, जिस हद तक आपको ज़रूरत है, टेंशन नहीं लेना। मटेरियल मैं दूंगा, समझाना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। आप मैनेज करना चाहते हो तो शुरू से किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा था, अटेम्प्ट नहीं दिया, आपको बेटा फैसला करना चाहिए कि क्या ये चेंजेस आप मैनेज कर सकते हो। नहीं कर सकते, ज्वाइन द क्लासेस, डोंट टेक रिस्क, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था और कोर्स में चेंजेस हैं। आप पता है आप खुद, इसलिए देखें बात ये है कि सीए में इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा टेंशन्स हैं कि वो सेल्फ स्टडी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें पता है मैं बात बताऊं, सेल्फ स्टडी करना ख़ास तौर पर टैक्स में बहुत रिस्की क्यों है? क्योंकि बच्चे को सिलेबस में जब किताब मिलती है ना, अपडेटेड किताब हो, बाहिम्मत बच्चा है, बाहिम्मत मेहनती बच्चा है, बाहिम्मत बच्चा है। मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो कहता है सर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता, मगर वो गलती पता है कहाँ करता है? आसान टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगा देता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि सवाल कैसे बनता है, कब बनता है।
तो वो क्या करता है, ऐसी चीज़ें पढ़ता है। मैंने किसी एक बच्चे से बात की थी इस दफ़ा, यानी जो पिछला अटैम्प्ट मैंने पढ़ाया, तो वो कहीं से नंबर उसको मिला, कहा सर मुझे तो आप बिज़नेस में गाइड कर दें। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, क्या मसला है बिज़नेस में। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं पता था बिज़नेस का, क्योंकि हर चीज़ बुक में नहीं होती, और बुक में होती भी है तो पढ़ाने का टीचर का तरीका डिफरेंट होता है। वो चीज़ों को आसान करके रख देता है। वो क्लासरूम ना आपकी सेल्फ स्टडी की एक पेन को, तकलीफ को, टाइम को बचाता है। अब आपको क्या पता, नया बच्चा आएगा टेक्स्ट में कि भाई पहले उसको मैं क्या पढ़ाता हूँ। अब देखिए लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया ना, यकीन करो इस दफ़ा मैं चेंजेस करूँगा, फिर मैं पैटर्न के हिसाब से जाऊँगा। अब इस दफ़ा जो पेपर आया, इस दफ़ा मैं टेक्निक ही चेंज करूँगा, मैं इसमें मटेरियल चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेम एग्जामिनर अगर दोबारा आया ना तो वो अपना ट्रेंड जारी रख सकते हैं। तो अब बच्चा क्या करता है, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को देखता ही नहीं है, या देखता है तो अब, मगर साथ में मुझे इस दफ़ा मेरी मेहनत या स्ट्रेटजी क्या होगी पता है, उठते बैठते प्रैक्टिस कराओ, उठते बैठते सवाल कराओ। आप पहले क्लास में सवाल कराऊंगा, पहले क्लास में जाके दूंगा सवाल करो बेटा, ये लो भाई पास पेपर, टेक्निक चेंज हो। और दूसरा पता है क्या काम करूंगा, एट द सेम टाइम थ्योरी के लिए भी टाइम बचाऊंगा। क्या पता वो वापस थ्योरी का, भाई क्या पता यार, और अगर ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि मैं उसको कहूँ चल बेटा प्रैक्टिस हो गई, 95% तेरा प्रैक्टिकल आ रहा है, और वो थ्योरी वापस दे दे, फिर बस गए ना। आईकेप तो ऐसा है ना, ट्रिप कर जाए। तो इसीलिए मेरी टेंशन बढ़ गई इस दफ़ा कि यार ये बच्चे को पास पेपर तो तैयार करके भेजूंगा, मगर साथ में मैंने इसको कन्विंस करना है कि मेरा बेटा तुमने थ्योरी के लिए भी। अब आपको पता है मेरी इस दफ़ा स्ट्रेटजी क्या है, पेपर देखते ही मैंने स्ट्रेटजी बना ली थी कि यार अब ये कर लो, अब ये कर लो। ऑब्वियसली यार टेक्स्ट वाला हूँ, टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट को रिसर्च करता हूँ, टेक्स्ट में काम करता हूँ, तो मुझे फौरी से क्लिक हो गया ना कि बेटा तुम्हारा, हमारा तो बेटा ये 20 साल से। तो मैं आपको पता है क्या बोलूँगा, देखो सबसे पहले तो जिसने अटेम्प्ट दिया है ना, रिजल्ट तक अल्लाह पे रख, टेंशन ना ले। रिजल्ट के बाद मैं दोबारा आपसे बैठूंगा, एक सेशन डिज़ाइन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा मेरा बेटा कि तुम्हारा टाइम भी बचाऊं, और कतन 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 याद रखना बेटा, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि मेरे पास जब कोई बच्चा आता है और मुझसे मशवरा मांगता है, अल्लाह की कसम मैं कोशिश करता हूं उस बच्चे के हक में मशवरा दूं। मैं अपनी टीचिंग चमकाने की बात नहीं करूंगा कि क्लास में बैठो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग क्लास में ना बैठो ताकि तुम और पेपर पर टाइम लगाओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को ऐसे करूं, मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि मेरे पास कोई 2000 बच्चा बैठे, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आपका भला करूंगा, अल्लाह मेरा भला करेगा। देखिए ना, बात यह है कि तुम लोगों को ज़बरदस्ती क्लासेस मैंने नहीं देनी। तो आपको एक इस आज के सेशन से क्या बताया कि कोर्स में चेंजेस हैं बट मैनेजेबल है, टेंशन नहीं लेना। हम क्या करेंगे, अगर अल्लाह ना करे यार, मेरी तो दुआएं, और देखना बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे पता है। आपको पता है तारीख का मुश्किल तरीन पेपर था, ठीक है, मेरे लिए आसान था यार, तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ना, मेरे लिए तो कहा यार ये क्या यार, ये देखो मैनेजेबल है यार, सीधी सीधी बातें पूछी यार इसने क्या किया है। मगर बात यह है, अब पेपर पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, कमेंट कर लूँ कि देखो पेपर के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है ना। अब तुम देखो एक बात सुनो, ये बात आपको मैं पहले भी समझाता था, हर वक्त समझाता था कि यार देखो एक होता है लीगल पॉइंट, लॉ का प्रोविज़न। अब आईकेप ना उस प्रोविज़न को किसी सिचुएशन पे अप्लाई करता है, और सिचुएशन होती है दो किस्म की, एक आती है न्यूमेरिकल की, ये भी तो सिचुएशन है ना न्यूमेरिकल की, और दूसरी होती है केस। इस दफ़ा उसने इसमें डाल दी सारी चीज़ें, था तो वही ना। अब तुम लोग करके तो आए हो, और जिस बच्चे को लग रहा है ना कि सर मैंने कर तो लिया बट मुझे फील नहीं आई, वो फील आती है ना, पता है कब आती है, जब सीधे सवाल पूछे जाएं और उधर ही बच्चा फील कर रहा हो इस दफ़ा मेरिट आ रहा है मेरा, लग रहा है मेरिट है मेरा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये तो मुझे आ रहा है। आपको पता है इस सिचुएशन में जहां लॉ न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं ना, जब लॉ न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं, ये फील मेरिट होल्डर को भी नहीं आएगी कि मैं इस दफ़ा पास हूं। अगर लॉ को जब किसी केस और न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं ना, देखिए लॉ अकाउंटिंग से डिफरेंट है, इसमें छोटी छोटी बातें कितनी हैं। सर अगर मैं लिस्ट करूं ना सारे छोटे प्रोविजंस, तो 1000 से ऊपर पॉइंट्स बन जाएंगे कोर्स के, तो 1000 से ऊपर, ये सीधी थोड़ी है। तो इसलिए ना वो फील कभी नहीं आती, मगर पेपर पास होता है। देख लेना तुम लोग, देख लेना। तो इसीलिए ना इस पेपर को आपने अटेम्प्ट किया है,
आप देखो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और माँ बाप से रोज़ दुआ लिया करो तो पेपर पास है। मगर खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई रह जाता है तो आपके लिए मैं अलग से टाइम रख के अलग से कवर कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे पास आ गए ना बेटा, तो मेरा आपके साथ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और एक चीज़ आखिर में ज़रूर कहूँगा आप सब बच्चों को जो कि इस वक्त टेक्स के मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट नहीं भी थे, चूँकि ये सारे बच्चों तक हमारी बात जारी होती है। एक जहन में रखना, आपने जो अभी टेक्स्ट पढ़ा, अभी पढ़ा, चेंजेस हुए, कोई टेंशन नहीं है, चेंजेस का मसला कोई नहीं है। इस दफ़ा मैं आपके लिए कुछ सेशंस स्पेशल रखूँगा खुद और आप लोगों के लिए, जो मेरे पास रजिस्टर्ड बच्चे थे और जो किसी से भी टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, सिर्फ टेक्स्ट के स्टूडेंट्स जिसने केफ 2 अटेम्प्ट किया है इस दफ़ा, वो सुन ले, बस वो सुन ले। एक मेरी भाई की आपके लिए एक सर्विस ऑफ़र है, और ये सर्विस ऑफ़र क्या है, वो आपके लिए सर्विस ये ऑफ़र है कि मैं आपको इस सेशन में विद इन वीक्स, मे बी 1 to 2 वीक, मे बी इन अ मंथ्स टाइम, आपको सेशंस रखूँगा 3-3, 5-5 घंटे के। आप टाइम निकालो, मैं आपको टैक्स का प्रोफेशनल वर्क सिखाता हूँ, मैं आपको रिटर्न फाइलिंग सिखाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इसी केफ 2 की नॉलेज से फर्म में जाने से पहले पैसे बना सकते हो। हो रेडी हो? कमाना सिखा दूंगा बेटा। ये मैंने आपको डे 1 पे याद है क्या कहा था, टैक्स सब्जेक्ट नहीं है, टैक्स काम है, काम सीख रहे हो। अब वो काम सिखाने की बारी आ गई है। अभी मैं आपको आपके साथ खड़ा हूं, आओ देखो कैसे। यार आप यकीन कर लो, आप लोगों ने अगर थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी ना, बस इसमें, और ये वो चीज़ होगी मेरा बेटा जिसमें मेरा मकसद कमाना नहीं होगा, तुम्हें कमाना सिखाना होगा। सीधी सी बात है, हर इदारा कब चलता है जब उसको कुछ कमाना होता है, बट इन सेशंस में मेरा मकसद कमाना नहीं होगा, तुम्हें कमाना सिखाना होगा कि बेटा देखो अब टैक्स ये पढ़ चुके हो ना, अब देखो ये वही चीज़ होगी, सैलरी वही चीज़ होगी। यार देखो कैसे तुम हैरान रह जाओगे कि इसी नॉलेज को कैसे तुम कन्वर्ट करके और फॉर्म फिल करना शुरू करोगे, बोलोगे यार भाई मैं अपनी फॉर्म खोल रहा हूँ, छोड़ो भाई सीए छोड़ो सीए। मगर ये अगर किया ना तो मैं आके जूता मार के जाऊंगा तुम लोगों को, सीए नहीं छोड़ना। मतलब पैसे आते हैं ना बच्चे के पास, यकीन कर लो। आप तो भी मेरे पास अभी अंडे से निकल रहे हो, मैंने तो बड़े सारे लोग ट्रेन किए ना पास्ट में, मैंने लोग देखे हैं, पैसे आ रहे हैं, गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं यार। मैं तो हाँ मजाक नहीं कर रहा यार। केफ का पेपर फेल हो किसी का और डिफेंस में घर ले ले, ऐसा हुआ है। ऐसे बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स। काम सीख के अपनी फर्म, टैक्स की फर्म बनाने के लिए जरूरी नहीं होता सीए पास करना, जरूरी नहीं होता एलएलबी करना। टैक्स की फर्म पास, अपनी फर्म बनाने के लिए बताता हूं। ये बात भी सुन लो ताकि आप लोगों को जरा पता चले कि आप इंशाल्लाह भूखे नहीं मरोगे, बहुत कमाओगे। ये याद रखें मेरे बच्चों, जिस क्वालिफिकेशन में आप आए हो ना, ये क्वालिफिकेशन किसी को भूखा मरना नहीं देगी, मगर बात ये है कोई गाइड करने वाला हो तो। और आपका भाई अब आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, सुन लो, पहले दिन जो बात की थी ना, आज मैं उस वादे को वफा करने के लिए दोबारा आया हूँ आपके पास कि ये वो काम है, काम सीखो। आपको पता है टैक्स की फर्म कैसे बनती है? टैक्स की फर्म बनाने के 4 रास्ते होते हैं, 4 रास्ते होते हैं टैक्स की फर्म बनाने के लिए। और एक चीज़ सुन लो, मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, मुझे एक फर्म दिखाओ पाकिस्तान की जो सिर्फ ऑडिट पे चलती हो। मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ, कोई भी नए लोगों ने बनाई हो, नए बच्चों ने बनाई हो, यंग बच्चों ने बनाई हो, कोई फर्म बगैर टैक्स के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बल्कि सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाते ही टैक्स और एडवाइजरी से। ऑडिट में तो कुछ भी नहीं है, क्या पैसे ऑडिट में? तो टैक्स इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए। तो आप ये देखें कि सबसे पहली बात क्या होगी, कैसे बनती है? जब आप एसीए हो जाओ, आप अपनी फर्म खोलते हो, आप एलएलबी कर लो, आप अपनी फर्म खोल सकते हो। और एक चीज़ जो लोगों को पता नहीं है ना बेटा, वो ये है क्या कि आपने एफबीआर की रजिस्ट्रेशन करा ली हो, उसको कहते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये भी अपनी फर्म खोल सकता है, ये भी। और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए चाहिए 2 चीजें बस। अपनी लीगल फर्म लगा सकते हो, उसका नाम
प्रॉपर आपको इजाजत है, आप अपनी फर्म खोलो, बोलो मेरी फर्म है, बिलीव मी। और वही राइट्स हासिल होते हैं टैक्स के मकसद के लिए जो ACA को FCA को हासिल होते हैं। आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आपका विजिटिंग कार्ड होगा, आपका ऑफिस होगा, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप जाके अपीलें फाइल कर सकते हो, कमिश्नर अपील के सामने जा सकते हो, आप ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हो, कोई आपको जरूरत नहीं है किसी और चीज की। मगर ये सर्टिफिकेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो बच्चे पूरी नहीं करते, बेवकूफ है इसलिए। और वो क्या है, ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। यार याद रखना मेरे बच्चों, जिसने भी ग्रेजुएशन नहीं किया ना, देखिए मैं इसने नहीं बोलता कि आप ग्रेजुएशन के चक्कर में अपना CA खराब कर दो, नहीं नहीं नहीं। जो पाथ पकड़ा है ना, मेरा नाम क्या है, तारिक, और मेरे प्रेशर है तारिक बिन जियाद का। तारिक बिन जियाद कौन था, कश्तियां जला दी, मैं भी जला के काम करता हूं, कश्तियां जला के काम करता हूं कि नहीं बस यही है, CSS किया, CSS किया और कुछ नहीं किया, तो कश्तियां जलाने वाला बंदा हूं मैं। मगर एक बात आपको बताऊं क्या, अगर किसी को कोई भी कभी भी कोई इशू आए ना, जैसे होता है ना कि यार मुझे यार फौरी से ग्रेजुएशन में दाखिला कर लो मेरा बेटा, कर लो, अभी भी कर लो, कभी भी, इट्स नेवर टू लेट, जिंदगी में याद रखना, कर लो, जिंदगी में बाहर आ जाएगी। और मेरी बात सुनो, छोड़ो यार इस रास्ते को, मैंने नया तरीका निकाला है फॉर्म बनाने का, नया, इसके अलावा भी छोड़ दो, ये भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये भी नहीं है, ये जो CAT है ना, ये करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, ये तो आप छोड़ दो ना, इसको मैं सेल नहीं कर रहा इस वक्त, मैं ये मार्केटिंग नहीं कर रहा। हालांकि मार्केटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं करता हूँ, करता रहूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा। मगर मसला ये है कि इस वक्त मैं सिर्फ अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ ताकि उनको हिम्मत रहे कि यार भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मेहनती बच्चा जो है ना, जिसने मेहनत की है ना अपनी पढ़ाई के साथ, यार तू सुकून में बैठ, तू मिट्टी में हाथ डालेगा सोना बनेगा। अब एक बात सुने मेरी, ये सुनिएगा, ऑनलाइन बेटा थोड़ा बस आपके सवालों को मैं जवाब दूंगा, बस मुझे एक बात बताने दो तुम लोग। ये देखो बच्चा, आपको बगैर कुछ हुए, यानी ना आपके पास डिग्री हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी टैक्स फॉर्म बना सकते हो। पूछो कैसे? आपने ना ग्रेजुएशन किया, आपने केफ में टैक्स को खुदा ना खास्ता पास भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तभी फॉर्म बना के दिखा सकता हूं तुम लोगों को। पता है कैसे? क्योंकि एक बात सुनना, ये टेक्निक सीख लो बस, उसमें एक चीज चाहिए, पता है क्या? आपको वो चाहिए, दो चीजें आपको चाहिए। टैक्स से रिलेटेड एक नॉलेज चाहिए जिसका बेस KF2 में मैंने डाल दिया है, और दूसरा स्किल चाहिए जो अभी वर्कशॉप्स में बताऊंगा। रिटर्न फाइल करना, ये यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ एंट्री मारते हैं, इसको यूँ ख्याल रखना, टैक्स ऑफिस में फलाने जगह पे जाते हैं, ये स्किल सिखा दूंगा आपको। ठीक है? पता है क्या होगा इन दो चीज़ों की बेसिस पे? अब सुने कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है किसी का भी रिटर्न फाइल होता है, पूरा टैक्स का वर्क क्या है? टैक्स का पूरा वर्क है रिपोर्टिंग करना। FBR को रिपोर्टिंग कैसे? एक रिटर्न फाइल करके रिपोर्टिंग होती है। रिटर्न फाइल करना रिपोर्टिंग है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करना रिपोर्टिंग है। ये किसके पासवर्ड से फाइल होती है? ये बता। हर बंदा अपने प्रोफाइल से फाइल करता है। इवन ये ACA, इवन ये LLB, इवन ये ITP उससे पासवर्ड लेते हैं और वहां से अपलोड करते हैं। तो क्या जरूरत है मुझे टेंशन लेने की? मैं भी तुझे कर सकता हूं ना, क्योंकि FBR लाइसेंस थोड़ी देता है कि सिर्फ यही रिटर्न फाइल करें। वो अपने से खुद कर रहा है, मगर खुद तो नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मगर हमें काम आता है। एक डॉक्टर के पास क्वालिफिकेशन ना हो, खोल के दिखाए, ठीक है, पकड़ के जाएंगे उसको। टैक्स ऐसा नहीं है, टैक्स में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन। क्या चाहिए? नॉलेज और स्किल, बस। आपको लोग कहेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए। दूसरा क्या होता है? लिटिगेशन। लिटिगेशन में क्या होता है? हमें टैक्स पेयर को जो नोटिस मिलते हैं उसके रिप्लाईज बनाना होते हैं। इसके लिए चाहिए अच्छी नॉलेज, डीप। इसलिए मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया है ICTAP, कि इतनी नॉलेज चाहिए। तो ये इस लेवल पे भी कोई बच्चा जाना चाहता है चला जाए। मगर इस केस में आपको कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यार। लिखना और उसको टैक्स पेयर के नाम उसके लेटर पैड पे भेजना, यही तो करते हैं सारे। तो बनाना है ना, आपको काम आता है ना, खत्म। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कुछ नहीं।
हाँ अलबत्ता अगर आप इन 3 कैटेगरी में नहीं हो, इन 3 कैटेगरी में नहीं हो तो फिर एक काम आप नहीं कर सकते, आप टैक्स ऑफिस जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बस यहाँ सिर्फ इतना मसला होता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जब टैक्स ऑफिस आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो। आप कहेंगे मैं AR हूँ, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो अगला सवाल होता है आपने क्या किया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप LLB हो, या आप ITP हो। और अगर आप कुछ भी नहीं हो ना तो टैक्स ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है सुनने से, कहता है सॉरी यार अब तुम पता नहीं कहाँ से आए हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये वाहिद यहाँ पे, मगर यार इसको छोड़ो, ऊपर इतना पैसा है। यानी टैक्स की नॉलेज इंशाअल्लाह भूखा मरने नहीं देगी। ये जो आपने सीखा ना ये इंशाअल्लाह आपको फायदा देगा। आई होप कि आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ नए रास्ते भी दिखाए। ऑनलाइन बच्चों बेटा आपके सवालात जो आ रहे थे वो मैं इसको टैकल करता हूँ। इज़ देयर एनी वे टू एनरोल फॉर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BS ऑनलाइन? बेटा आप अपने सिटी के हिसाब से जाओगे, ये हर जगह पे नहीं है। एक वो जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं मुमकिन है कि उसमें हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। ओपन वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को चेक करो बेटा। मगर अपने सिटी के हिसाब से जाएंगे आप लोग। अननोन ने कहा आपके साथ टीचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा। कहाँ से? कराची से हो? सर आपको सितंबर 24 क्वेश्चन पेपर की स्कैन कॉपी ईमेल कर दूं? कर दो बेटा, कर दो। अगर इसका वही है ना बच्चों को स्पेसिफिक डिटेल डिस्कस करनी है किसी भी पेपर की, मैं इंडिविजुअली कर लूँगा। ट्रांजैक्शन डिस्कस करनी है करना कर लो। मगर मेरा पता है मशवरा क्या है आपको, आगे चलो, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। उस वक्त इसकी एक एक एंट्री को फिर देखेंगे। इस वक्त आप खामखा अपने पे स्ट्रेस ना लाओ, अल्लाह पे छोड़ो। सजेस्टेड आंसर बेटा मैं आपको कल दे दूंगा। ICAP की तरफ से तो पता नहीं कब आएगा, ICAP तो टाइम लेता है। आपको चाहिए मैं आपको दे दूँ, मैंने तकरीबन उसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक आध दिन में मैं शेयर कर देता हूँ अपना वाला, ठीक है। ICAP वाला बेटा होपफुली थोड़े टाइम में आ जाएगा, मगर इट विल टेक एटलीस्ट कोई वीक के करीब होगा, या मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक विद देम। ITB के बारे में भी बता दें कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है। मेरा बेटा ITB की आज क्लास मैंने रखी थी, मगर एक टीचर को ज़रूरत पड़ गई थी, इस वजह से मैंने फिर उसको दे दी। मेरी क्लास मंडे से इंशाल्लाह शुरू होगी। मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा बेटा। और इतना बता दूँ कि ITB और ये जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ना, ये मेरे जो है ना वो दिल के करीब है। मजबूरी मेरी टैक्स है, मजबूरी में घूम फिर के आता टैक्स के बारे में, मेरी मोहब्बत टैक्स है। तो वरना ITB में बहुत इंजॉय करता हूँ। ITB में एक दिन में पेपर पास हो गया। सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा इस दफ़ा, सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा। हाँ इनिशियल उसका था, शाहजेब का था, शाहजेब साथी हमारा इस वजह से। मगर फिर उसने जो है वो कहा कि सर आप बेहतर पढ़ाते हो, आप पढ़ाओ। मैं कहा चलो ठीक है, मेहरबानी आपकी। दोस्त है हमारा, भाई है। और मैंने बल्कि खुद ही उनको मशवरा दिया था कि यार IT में आपकी माशाल्लाह है तो IT को देखो और इस तरह करके। तो बट बहरहाल हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बड़े अजीज़ हैं मुझे। और ऐसे लोगों से यार जो किसी न किसी वे में हमसे जुड़े रहते हैं तो उनसे मेरा दिल है। तो बट बहरहाल अब क्या पब्लिकली प्यार मोहब्बत की बातें करें, ठीक है। ताल्लुक़ है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, दोस्ती का ताल्लुक़ है। अभी वो करंटली जो है ना वो सैलानी में एज अ प्रिंसिपल वो यही था ना, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी ये है कि टेबल ऑलरेडी क्या हो गया? अच्छा ये तो पुराने सवाल है बेटा। ऑनलाइन वालों सर रिटर्न फाइलिंग का रिलेटेड कोर्स कब से? यार ये मेरे बच्चों देखो अभी विद इन अ वीक और 2 प्लान पूरा रेडी है अपन का प्लान रेडी है। तो अभी मैं विद इन अ वीक और 2 आप लोग ग्रुपों में रहना, जो पुराने ग्रुप हैं बस रहना, ताकि आप तक बात आए। और दूसरा ये हम अनाउंस करेंगे, यकीनन सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका पहला सेशन रखूँ, ताकि आपको फैमिलियराइज़ किया जा सके पूरे रिटर्न के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ, आयरिस के साथ, कि आयरिस किस तरीके से काम करता है। आपको कम से कम बेसिक सेशन कि किसी का भी NTN कैसे लेते हैं, किसी टैक्स पेयर का NTN। क्योंकि आपके पास अगर कोई पड़ोसी है कहता है यार मुझे टैक्स का कुछ नहीं पता, तो आप उसको कहोगे ना आप तो NTN होल्डर ही नहीं हो। तो NTN से स्टार्ट करेंगे हम। और ये सेशंस बेटा मैं खुद भी और लोग भी हैं जो दोस्त अहबाब हैं उनसे करवाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक इदारा है टैक्स का,
तो उसमें दोस्त हैं और टीचर्स भी हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेना। और आपको ये वाला कोर्स तो मैं आपको जैसे डे 1 पे कहा था ना, तो अब मेरी कमिटमेंट थी, मैं पूरी करूँगा। सवेरा बेटा मुझे मैसेज कर दो तो मैं देख लूँगा, ठीक है। आप कोई कोर्स करवाते हैं टैक्स का? फयाज बेटा मैं टैक्स का बिल्कुल कोर्स करवाता हूँ, सर्टिफाइड एडवाइज़र इन टैक्स के नाम से है, और मैसेज कर देना, मैं किसी स्टाफ को बोल दूंगा, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे, ठीक है। वर्कशॉप प्रैक्टिकली होंगी, सीधी सी बात है, कंप्यूटर खोलेंगे और सामने FPR की साइट होगी, पोर्टल होगा, उसको खोल के वहीं से सारी चीज़ें देखेंगे। ये बेटा QM जो है ना वो अरसलान करते हैं, और ऑब्वियसली वो उसी का सब्जेक्ट 100% है। कुछ और मुझे मैसेज करो हसन, ठीक है, ऑब्वियसली बात यार, वो उसका जो जिसकी चीज़ है वो उसी की रहेगी। सेशन का लिंक लेट ग्रुप में आया था यार भाई, ये सेशन का इस तरह से गपशप था, डिस्कशन है, और मुझे पता है कि इस वक्त जो है ना ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, तो मैंने कहा यार बस आप इन्फॉर्म कर दें। और मैंने भी इसका लिंक नहीं, मतलब मैं सोशल मीडिया में लिंक भी इस सेशन का नहीं रखा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आ गए हो इतने सारे। अच्छा जी, बिज़नेस लॉ देना चाहिए, ये जॉन जो है ना, जॉन वाइन एजुकेशन स्कीम का, इसको तो मेरा बच्चा अगर किसी का बिज़नेस लॉ, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना मेरा ओपिनियन है ईमानदारी से, मैं आपका सोच के ओपिनियन दूंगा, मैं सोचूंगा कि आपका इस वक्त भला क्या है, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। अच्छा, कोई ऐसा मशवरा देना जो उसके मशवरा देने वाले के हक़ में हो और अगले के नुकसान में हो, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। और अगर ऐसा मशवरा हो जो मशवरा देने वाले के हक़ में ना हो और अगले के हक़ में हो और वो देना नहीं चाहता, तो चुप रहे, गलत मशवरा ना दे। बेटा ये बहुत गलत मशवरा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी PRC किया है। मैं अगर सपोज कर लो कंपनी लॉ का टीचर हूँ, बिज़नेस लॉ का टीचर हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती आपको ऐसे मशवरे नहीं दूंगा बेटा जो आपके मेरी क्लास भर दे, आपका बेड़ा गर्क कर दे, ये बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी बेटा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा कि जिसने अभी तक कंपनी लॉ नहीं दिया वो बिज़नेस लॉ ना दे, जिसने बिज़नेस लॉ नहीं दिया वो कंपनी लॉ ना दे। हाँ, अगर एक दे दिया तो फिर दूसरा दे। बात ये है कि अगर मैंने बेटा देखो सीधा सा सिंपल सा रूल है यार, सिंपल सा रूल क्या है कि ICAP का एक पेपर पास करना आसान होगा कि 2? एक। ICAP के पेपर की तैयारी जब करते हैं 2 पेपर की तैयारी करना आसान है कि 1 की? तो फिर क्यों दूं मैं, 2 क्यों बनाऊं उसको, जब एक होने वाला है सितंबर में ये 2 पेपर एक हो जाएंगे तो सिंगल पेपर की एफर्ट करके एक को पास करना ज्यादा आसान होगा ना, तो अपनी एफर्ट क्यों बढ़ा है। देखिए मर्ज पेपर में दोनों एरियाज में से 50-50 नंबर होंगे ना, वो आसान है ना 50-50 में पास करना या 200 में पास करना, 200 के में से वही सिंगल पेपर। अगर बेटा आपने कंपनी लॉ दिया हुआ है तो फिर उस केस में आप जरूर बिजनेस लॉ दो, और अगर नहीं तो बेटा मेरा मशवरा नहीं है यार, बाकी आपकी मर्जी है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है। देखिए मेरे हिसाब से जब ICAP का पेपर बन रहा है और वो आपका कैफ 2 है, कैफ 2 जो कैफ 1 के बाद कैफ 2 आ रहा है, और बच्चे ने उसका पहले PRC लेवल में कख नहीं पढ़ा, उसको वो 95% प्रैक्टिकल कर देते हैं, 90% प्रैक्टिकल कर देते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि बिजनेस लॉ भी प्रैक्टिकल हो गया। मैं तो समझता हूँ कि अब आपके आने वाले जो पेपर्स होंगे ना, अब हो गए प्रैक्टिकल। ICAP ने ना एक नई चीज़, नई राह पकड़ ली है, और वो ये नई राह यही है कि इसको नई इंडस्ट्री के लिए तैयार कर, वरना क्वालिफिकेशन इरेलीवेंट हो जाएगी। और नई इंडस्ट्री क्या है कि अब तो नॉलेज GPT सबको दे रहा है, एप्लीकेशन सिखा इनको। ये आपको मैं बता रहा हूँ, सारे लॉ के पेपर ऐसे हो जाएंगे, देख लेना। थोड़े टाइम में ये ओपन बुक होके ऐसे पेपर बनाएंगे ना तो लग पता जाएगा। तो इसीलिए आप अभी करने की कोशिश ना करो, वैसे ही क्या पता नेक्स्ट पेपर पूरा आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो। कंपनी लॉ का पेपर देखा था आपने इस दफा? कंपनी लॉ का बताता हूं, कंपनी लॉ का पेपर भी मुश्किल था, मुश्किल था। कैसे मुश्किल है बताएं कि बच्चा मुश्किल किसको कहता है? लॉ के पेपर, मैं लॉ के एक्सपर्टीज है,
लॉ की एक्सपर्टीज है। आपको पता है मैं इस चीज़ को विजुअलाइज कर रहा था, एक इंसान है ना जो चीज़ को जिसका एक्सपर्ट है, मैं आपको पता है इंडिया से मैंने इंडियन किताबें स्मगल कराई हैं। स्मगलिंग होगी ना, स्मगलिंग तो नहीं कहेंगे उसको, स्मगलर नहीं है हम लोग, किताबें स्मगलिंग होती हैं क्या? स्मगल करने का मतलब मेरा ये था कि वो कोई जानने वाले इंडिया जा रहे थे, वहाँ उनके कोई होते हैं ना, जैसे मेरा असिस्टेंट था, असिस्टेंट हिंदू है, तो वो बच्चा है, वो क्वालिफाइड बच्चा है, तो मेरे पास आया, सर छुट्टी चाहिए, लाहौर जा रहा हूँ। मैंने कहा ये छुट्टी लेने का टाइम है? तो कहता है सर नहीं, वो अम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा अम्मी वो लाहौर? नहीं सर वो इंडिया जा रही है ना। मैंने कहा ऐथे रख, पकड़ा गया। मैंने कहा बात सुन, मुझे वो कंपनी लॉ की किताबें चाहिए थी इंडिया की, अगर तो तेरी अम्मी वो ला रही है तो तुझे छुट्टी दे रहा हूँ, वरना तेरी छुट्टी पोपट लाल कैंसिल। पता है क्या हुआ कि सर हुक्म करें, कितनी किताबें चाहिए? नहीं सॉफ्ट नहीं आती ना वो यार, असील किताबें थोड़ी हैं उनकी सॉफ्ट में। इस भाईजान एक बात सुन, आपको इसलिए चाहिए कि आप रिसर्चर हो, इंडिया पहले वो तजुर्बा कर चुका है जो आप अभी कर रहे हो, इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज कर चुका है। वहां वो कहलाता है कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज कहलाता है, वो पहले तजुर्बा कर चुके हैं। और वहां के टीचर्स ने 800 केस स्टडीज बनाई हुई है, तो मैं क्यों ना देखूं भाईजान। हाँ लॉ चेंज है, चेंज वो मैं उठा के नहीं छापा मार सकता, बनानी खुद ही है मुझे। तो बेटा मुझे पहले ही था, वो किताबें आई ना, मैंने कहा मुझे समझ आ गई आई के इधर जा रहे हैं, समझ आ गई। तो अभी पता है क्या है, दुनिया भर में देखो अकाउंटिंग बॉडीज एक दूसरे से टच में, वो दूसरे अकाउंटिंग बॉडीज को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपके जो लॉ के पेपर्स हैं ना, जो मैं अभी समझता हूँ, वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएंगे सारे। यस, ICW का पेपर है, और उस पेपर को पता है क्या कहते हैं? उस पेपर को वो कहते हैं पुटिंग MBA ऑन टॉप ऑफ CA, पुटिंग MBA ऑन टॉप ऑफ CA, बिजनेस साइड। वो कहते हैं जी बिजनेस करना तो सिखाओ इसको, पुटिंग MBA ऑन टॉप ऑफ। इसलिए ये चीज तो उसको वो लाने की कोशिश करें। ये दो जो पेपर लाए थे में से यार, वो भी इसी किस्म का मकसद था, बट वो पूरा नहीं हुआ। ये एक बात, मल्टी जो सब्जेक्ट्स थे हमारे, देखिए एक और बात सुने मेरी। दुनिया भर में अकाउंटिंग बॉडीज, दुनिया भर की अकाउंटिंग बॉडीज की एक बात बताऊं, और सारी अकाउंटिंग बॉडीज अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे किसी न किसी वे में लिंक होती हैं, उनसे इनपुट लेती हैं, उनसे मशवरा लेती हैं, ठीक है। ICAP भी लेता है, इनपुट्स लेता है। अब सवाल ये है कि ICAP ने जो अभी नई स्कीम है ना, देखिए नई स्कीम के हवाले से बेटा आपको मैं कहूँगा, कोई सवाल था जो नई स्कीम के हवाले से किसी बच्चे का था, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वो पीछे चला गया। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा याद रखना बेटा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा याद रखना, वो है यूज़ योर माइंड। सुनो सबकी करो खुद की। देखिए हर बंदा अपना अपना मंजन बेचेगा, अपनी अपनी बात करेगा, ठीक है। सच्ची बताऊं मैं तो, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, हर बंदा जो सोशल मीडिया पे आके अगर एक वीडियो अपलोड कर देता है, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है। रिस्क नहीं लो। मैं आपको बताऊं, अपना सोचो यार, अपना जो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसको देखना यार। वो तो अपना इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यकीन कर लो, अगर मैं वही बात की ना कि यार ये बेईमानी हो जाती है किसी को ऐसी एडवाइस करना जो उसके हक में ना हो। तो बहरहाल किसी हवाले से कोई मैसेज था बेटा, वो मुझसे मिस हो गया है, काइंडली दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। हसन फुरकान बेटा मुझे मैसेज कर दिया है ना, मैं देख लूँगा। आप मुझे अगर दोबारा मैसेज कर देंगे ना मेरे बेटा, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अबूजर बेटा बिल्कुल भी गलत कर रहे हो, फियर की वजह से पेपर ना देना। अभी मैं एक आज वीडियो मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूंगा, इसी चीज़ पे मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने ना बच्चों के लिए दो काम करने हैं, एक आपको पढ़ाना है टैक्स और लॉ, और दूसरा मैंने आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है। ये जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग की मेरी वीडियोस हैं या मेरी आपसे गुफ्तगू है, उसको ज़रूर देखा करो, ताकि आपको एक
तजर्बेकार बंदे का, प्रोफेशनल बंदे का व्यू पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो। सच्ची बताऊँ, मुझे टेंशन ना हो ना बच्चे की कि ये सेंसिटिव ना हो, क्योंकि मैं इससे निकला हूँ, इन चीज़ों को मैंने भी फेस किया, मुझे पता है सेंसिटिविटी कितनी होती है। टीचर थोड़ा बोल दे, कोई बंदा बोल दे, लग रहा है तबाही होगी, ख़त्म, दुनिया ख़त्म, सब कुछ, क़यामत भी आ गई, वो भी चली गई। मतलब इतना बंदा परेशान हो जाता है। मेरा तो दिल पता ही करता है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं लिटरली तुम लोगों को ना, मतलब बाल पकड़ के, ना तेरी शक्ल पे कमीने, क्या कर रहा है, आजा भाई दोस्त, बैठ जाते हैं। यार क्या यार, ज़िंदगी में इतनी, वो देखो मैं चिल कर रहा होता हूँ, इंजॉय कर रहा होता हूँ, बच्चे आपस में सोशल मीडिया में लगे होते हैं कि यार सर के लिए ये ना बोला, नहीं सर को खुद एतराज़ नहीं आ रहा है, देखें भरा हुआ है। रिलैक्स करो बेटा, लाइट लो, ज़िंदगी में आसानी की तरफ जाओ, मुश्किलों की तरफ नहीं जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको पर्सनैलिटी, देखिए ये जो फियर वाली बात की ना बच्चे ने, यकीन करें, ये मैं नाम तो खैर मैंने नहीं बताना, मगर ऐसे बच्चे मुझे मेरे बच्चों की तरह होते हैं, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ देम यार। आई नो द पेन, आई नो द तकलीफ होती है ना उस बच्चे को निकलते। यार मैं बैठा हूँ अपना प्यारे एक मेरे शहजादे दोस्त के साथ, और उसका पेपर फेल हुआ है सीए का, और वो रो रहा है, और वो रो रहा है, और वो रो रहा है। यार भाईजान मेरे, देखे ना हम यार अपन दोस्ती वाले यार, दोस्ती के साथ ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया, मगर स्मगलिंग सिगरेट्स की बड़ी की है। स्मगलिंग का मतलब क्या है, एक दोस्त हम साथ रहते थे इधर ही, ये अपना कॉन्टिनेंटल बेकरी के आसपास, यहाँ जौहर में एक जगह पे, तो साथ रहते थे। मैं जॉब करता था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो है ना वो ये फर्म में थे। अब उसका अब्बा आ जाए ना, तो अब्बा के सामने तो सिगरेट नहीं पीता, इसके अब्बा को सब पे शक था कि कमीने सिवाय मेरे कि जिम्मेदार है, ये कभी भी नहीं करेगा, तो दूसरों पे नज़र रखता था, सिगरेट तो नहीं ला रहा इसके लिए कोई, तो मैं ही सिगरेट लाता था या स्मगलिंग होती थी मेरी तरीके, तो मैं जाता था, अच्छा रोटी लेने जा रहा हूँ नीचे, और उसके सिगरेट लेके आ रहा हूँ दोस्त का, दोनों स्मगलिंग का सफ़र है सिगरेट तो बच्चों बात ये यार, दोस्ती है भाई, चल रिलैक्स रहो। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, वो बच्चा ना जो इस वक्त खुद किसी भी इस किस्म के इशू में फंसा हुआ है, मेरा दोस्त है, दोस्त, भाई नहीं, छोटा बेटा नहीं, दोस्त है। दोस्ती की तरह बात करो मेरे से बेटा, मैं आपको निकालने की पूरी कोशिश करूँगा इन सिचुएशन से। दादा, अरे भाई अपन दादा है यार, देखो दो जगह ना अपन बात करेगा, रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि देखो मैं खुद निकला उन चीज़ों से बेटा, और पढ़ा है। आपको पता है ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी ना, जिनको थोड़ा गाइड कर दो ना यार, कमाल कर देते हैं। उनको थोड़ा जाविया चेंज कराना होता है कि बेटा नहीं, यूं भी देखा जा सकता है यार, ये क्या टेंशन ले रहा तू। मेरा बेटा बस जिसने कहा ना कि सर फियर की वजह से नहीं दे रहा, मेरा बेटा एक चीज़ तुझे बताता हूँ, ये परफेक्शनिज्म की वजह से होता है, ये ऑल आर नथिंग की फीलिंग है ना, या तो मैं करूँगा तो परफेक्ट करूँगा, और तो फियर ऑफ फेलियर की वजह से बच्चा नहीं कर रहा। फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है, घर की एक्सपेक्टेशंस। बेटा फेल होने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदा फेल होता है, होना भी चाहिए। मैं आपको अपनी एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा फेल हुआ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ फेल हुआ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट में टॉपर रहा हूँ अपनी एजुकेशन में। जब से होश संभाला है, किताबें, पता नहीं कहाँ से ये रोग लग गया किताबों का, तो बचपन से लेके पढ़ता रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद CSS की तैयारी करने के लिए बैठे, तो एक एग्ज़ाम आ गया, जिस एग्ज़ाम में 10,000 लोग अपीयर हुए और 200 लोग पास हुए। मैं बग़ैर तैयारी के पास हुआ, मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं की थी, और 200 लोग जो पास हुए उसमें जॉब थी सिर्फ 20। तो 20 में से जो मेरे दोस्त थे ना, जब भी बैठते थे तो कहते थे यार 19 सीट्स हैं, 19, क्योंकि एक तो गई, ये तो एक तो गई, 19 पे compete कर रहे हैं हम लोग। तो मैं भी अंदर से खुश होता था, हाँ 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 सही है, अल्लाह करे सही हो। आपको पता है अब मैं क्या गाली निकालूँ, वो कमीने, बस इतना ही बोल सकता हूँ उनको। 6 दोस्त थे और 7वां मैं था। जब इंटरव्यू हुआ वो 6 के 6 पास हो गए, मैं अकेला रह गया। एंड आई वॉज लाइक शेटर्ड, व्हाट वेंट रॉन्ग। इंटरव्यूअर से ज़्यादा मुझे आता था, बिलीव मी उसको पता ही नहीं था चीज़ों का।
मुझे कहता है मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, कहता पाकिस्तानी कल्चर के फीचर बताओ। पाकिस्तानी कल्चर की किताब जो क्लासिक थी, उसको उसका किताब का नहीं पता था, वो मैंने पढ़ी हुई थी, जमील जालबी की किताब थी पाकिस्तानी कल्चर। मैंने उस पर क्या, मैंने कहा ये फीचर है, वही बुरा मान गया था, इसको तो निकाल। बेटा अकेला बाहर खड़ा हूं एंड आई वाज शेटर्ड। एंड देन मैंने कहा नहीं, छोड़ इन जॉब्स को, अपने एम पे रख, सीएसएस। आपको पता है सीएसएस का मैंने अटेम्प्ट दिया, अगर मैं उस छोटी जॉब में आ जाता शायद और तैयारी करने के चक्कर में उस साल सीएसएस नहीं देता। बेटा वो 16 ग्रेड की एक जॉब थी, वो इसमें इंतज़ामिया में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में 16 ग्रेड की थी, जॉब अच्छी थी बट सीएसएस था। तो बात यह है कि जैसे ही सीएसएस के लिए उसी साल मैंने एग्जाम देना था, अब मुझे पता है, अब लुकिंग बैक ये लगता है, मुफसरा बेटा मैं भी जवाब देता हूँ, मेरा बेटा अभी जवाब देता हूँ, टेंशन ना लो बेटा, मैं देख लिया तुम्हारा सवाल अभी तो मेरी बात सिर्फ सुन लो, कंप्लीट कर लूँ कि भाई भाईजान मुझे टेंशन क्या थी कि यार भाईजान ये तो इंटरव्यू मेरा तो उससे सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, परफेक्ट यार, उससे भी ज़्यादा मुझे पता था चीज़ों का, फिर भी फेल। अब मैंने कहा ठीक है, मेरी माँ को जितना हुआ ना देख के, मुझे और ज़्यादा हुआ। तो एनीवे अब बात क्या थी, क्या हुआ नेक्स्ट, मैंने उस साल सीएसएस दिया। आपको पता है उस साल एक और भी मैंने इम्तिहान दिया था, किसी ऐसे इदारे में जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एक और उसका भी नाम भी नहीं ले सकते आप, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर, 2। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर पाकिस्तान में टॉप किया था। तू तो इधर बैठा है, तुझे तो बताता हूँ बाद में, जो नजर नहीं आते बेटा। आपको पता है उसके इंटरव्यू इतना मुश्किल, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, पूरा प्रोसेस ऐसे होता था जैसे बकरियों की तरह भाग भाग बेटा भाग, ऐसे पूरा दिन की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई थी, पूरे दिन की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह रिटन पास, साइकोलॉजिकल पास। इंटरव्यू में 6 लोग बैठे थे और ऐसे बिठाया था सेंटर में ना, जैसे कोई छोटा सा, आगे टेबल भी नहीं होता उधर, तो यूं बैठना पड़ता है सीधा, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप किया मैंने उसमें, ठीक है। 2 पाकिस्तान की बेहतरीन जॉब्स के मेरे पास ऑर्डर आए सेम वीक में। पहले आया ऑर्डर उसका, भाइयों का फोन आया, सर मुबारक हो आपको, कब ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा सीएसएस का रिजल्ट आने वाला है, आई विल वेट फॉर अ वीक। नहीं यू आर आर एसेट आए। मैंने कहा सर मैं आऊँगा थोड़ा, एक हफ्ता। मैं ठीक है, अभी एक हफ्ता बोला था, तीसरे दिन मेरे पास ऑर्डर आता है एफबीआर में असिस्टेंट कमिश्नर। 2 ऑर्डर उस बंदे को मिलते हैं पाकिस्तान की टॉप की जॉब की, जो 16 ग्रेड की जॉब में फेल हुआ था। अब बताओ डरना चाहिए फेलियर से? आज मैं उस फेल होने को शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे इंसान बनाया, वरना फ्रोन बन जाते इंसान। मेरा बेटा फेलियर जिंदगी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तकब्बुर सिर्फ एक ज़ात को सूट करता है, वो अल्लाह की ज़ात है। हमारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है कि इंसान अपनी कोई हैसियत भी समझे। तो फेल होना कौन सी बड़ी बात है जिससे डर रहे हो? गिरोगे तो आगे बढ़ोगे ना बेटा। आप बेटा बात कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा भाई, एक सवाल था कि 85 पे पेपर पास हो सकता है, आराम से पास हो सकता है। 65 पे भी पास हुआ बेटा, बशर्ते कि एक्यूरेसी थी बस। और ये वाला पेपर तो 85 पे शानदार पेपर हुआ है, इसमें तालियां बजाता हूँ तुम्हारे लिए। इस पेपर पे अगर 85 हुआ है ना बेटा, तो तालियां हैं तेरे लिए, शाबाश। यार वकास, ये प्रॉब्लम है आजकल, वीज़ा के लिए ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और ये चीज़ें हैं। इसके लिए हम देखो, मैं अपनी जो छोटी लिमिटेड कैपेसिटी है उस पर कोशिश करूँगा, ठीक है। मगर ऑब्वियस ही बात है, मैं आईकेप में पोस्टेड नहीं हूँ। कभी आईकेप में पोस्टिंग ले लूँगा तो फिर मैं सर धड़ की बाजी लगा के करा के दिखाऊँगा। बट दोस्त हैं, काउंसिल मेंबर दोस्त हैं, कोशिश करेंगे बेटा जिस हद तक हमसे होता है। टैक्स की क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं भाई? 19 को बेटा। सर जी अटेम्प्ट टैक्स पास पेपर, कैन कॉन्टेक्ट यू, कॉन्टेक्ट प्लीज वेरीफाइड। बेटा ये मेरा नंबर है। क्या कहा था?
तो अभी बताया ना कि अभी इस हफ्ते हम रख देंगे 2-3 सेशन, हम जल्दी रख देंगे ताकि इनको नोहा हो जाए, फिर इनको वक्तन फ़वक्तन सेशन देंगे ताकि जो पढ़ा हुआ बच्चा, इसमें ज़रूरी है जिसका कैफ अटेम्प्टेड हो, जिसका कैफ अटेम्प्टेड ना हो ना उसको इस सेशन में नहीं लेना, वरना उसका पेपर फेल हो जाएगा। वो पेपर अटेम्प्ट तो कर ले पहले। हम इस किस्म के सेशंस में सिर्फ वो बच्चे लेंगे, हमारे अपने बच्चे भी होंगे जो हमारे रजिस्टर्ड हैं और बाकी भी होंगे। तो ग्रुप में भी अनाउंस कर दें आप बच्चों को कि यार ग्रुप ना छोड़ें, छोड़ना है छोड़ दो सानू की यार, मगर आप तक मैं पहुंचूंगा कैसे, इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगा, तो उसको इन्फॉर्म कर दो कि भाई इस ग्रुप में हम अनाउंस करेंगे अगला सेशन कोई 10-12 दिन के पे, वो आपको पता है हम प्लान कर लेंगे। मुबसरा बेटा कोई टेंशन नहीं लो बेटा, ये 7 नंबर 4 नंबर ये बेटा कोई टेंशन नहीं है इसकी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर पास हो जाता है। बाकी सारा क्या है वाह, तो इसमें फिर आपको खुश होना चाहिए, इसमें टेंशन किस चीज़ की है। आपको पता है पास, मैं आपको CSS का तजर्बा बताता हूँ, बस ये आखिरी बात बताता हूँ क्योंकि फिर हम इसको मगरिब का टाइम हो गया है। तो मारूख ये सुनना, तुम एक टेंशन वाली बात सुनो बेटा, मैं टेंशन नहीं है ICMA का सिलेबस वाला क्वेश्चन बेटा। हाँ ICMA का सिलेबस बेटा यहाँ से इससे KF 2 से तकरीबन 80% कवर होता है। 20% ICMA के सिलेबस में एक आध टॉपिक FED का है, FED का कोर्स है, वो यहाँ कवर नहीं होता। मैं शायद 80 कम बता रहा हूँ, 85 समझो, 85 to 90% कोर्स कवर होता है। ठीक है, आपका सिलेबस जो है ना यहाँ से, यानी ऐसा होता है कि पास में भी अगर कोई बच्चे आते हैं ना ICMA के KF 2 में बैठ के पेपर पास कर लिया उन्होंने, मगर यह है कि आपके सिलेबस में कुछ FED का हिस्सा है और एक आध टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पास KF 2 में नहीं है, यानी इनकम टैक्स में भी कुछ, तो वो सिलेबस को देख के ना गाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है शुएब, एक बात सुने, मैंने जब CSS का पेपर दे रहा था ना, CSS के पेपर तो 12 पेपर होते हैं, एक में फेल सब में फेल, वहाँ तो कहानी कुछ और है यार। तो पेपर दिया और मुझे लग रहा है मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, ये मज़े की बात है यार, आप लोग कहते हो जी सर एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, और मेरे पास आते हैं बच्चे सर एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है। मैं कहता किससे बता रहे हो, जिसे सबसे ज़्यादा होता था आप मैं शायद ये फील करता हूँ एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेने में मैं आपका भी बाप था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मगर उसको मैनेज करने का तरीका क्या था, मैनेज करने का तरीका था मेरे पास। और मैनेज करने का तरीका ये होता था एग्ज़ाम से आगे सोच ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद क्या होता है वो बाद में सोचेंगे। जैसे अभी बैठे ना आप सोचते हैं हाँ यार पेपर फेल हुआ तो क्या करेंगे, अब इसमें इस नॉलेज को ये अभी सोचने की बात होती है। तो मैं इस तरह पेपर को अपना स्ट्रेस को मैनेज करता था। तो जैसे अभी घर से निकले पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर में, जब तक पेपर सामने नहीं आता था मैं एक चीज़ एक नवाला एक घूंट नहीं पी सकता था, चाय के बगैर मेरी आँख नहीं खुलती, चाय भी नहीं पीता था जब तक पेपर सामने नहीं आया ना बेटा। मेरी हालत बस द मोमेंट पेपर सामने आया ना तो फिर टेंशन शुरू हो जाती थी, ये तो हो गया कल कौन सा होगा, ये तो हो गया, ये तो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बेटा बात बताए क्या है, आप लोगों को जो ये वाली बात होती है ना जी स्ट्रेस, ये यार सारी मैनेज हो जाती है, सारी चीज़ें मैनेजेबल है। टेंशन की वजह से गलतियां होती हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा बेटा। बात ये है कि अगेन देयर इज़ नो सच थिंग एज ए स्ट्रिक्ट लॉ के पेपर में देयर इज़ ओनली वन चेकिंग विच इज़ करेक्ट है तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट है। एक्यूरेसी स्ट्रिक्ट तो देखिए ना, अगर आपने गलती की है तो स्ट्रिक्ट या लीनियंट नहीं होता। यहाँ पे एक कंपनी लॉ के एग्जामिनर से पुरानी बात है, मेरी बात हुई, वो जब एग्जामिनर नहीं था, मैं उससे कहा यार बड़े बच्चे फेल करते हो जालिम। कहता है खुद होते हैं मैं क्या करूं। कहता है आप अगर उसका लिखना देखें ना, जैसे वो लिखते हैं, नोट्स छाप के आते हैं, सवाल को लेफ्ट ही नहीं कराते, तो क्या करूं। पता है एग्जामिनर क्या कहते हैं, कहते हैं हम भी तो फेल हुए थे, फेल होने में कितनी तकलीफ है हमें नहीं पता। मसला ये है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को ना फेल करता हूँ ना ज़बरदस्ती किसी को पास करता हूँ। जो पास होगा उसको पास करेंगे, जो फेल होगा उसको फेल करेंगे। तो मेरा बेटा टेंशन ना लें इस वक्त कुछ भी इसका सॉल्यूशन इसके ज़रिए नहीं है, इस थॉट के थ्रू। टेक्स्ट का बता दें क्या चेंजेस हुई हैं बेटा। ये सारा सेशन अबू ज़र उसी पे था, शुरू वाला पोर्शन शायद तुमने मिस किया है, तो शुरू वाला पोर्शन इस सेशन का देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बच्चा। इंशाल्लाह इस किस्म के डिस्कशन सेशंस हम रखते रहेंगे।
ना सिर्फ टेक्स्ट पे या हमारे सब्जेक्ट्स पे, एजुकेशन पॉलिसी पे भी, और इवन किसी भी चीज़ पे। बस आपको अगर किसी चीज़ पर डिस्कशन चाहिए होता है, आइडिया दे दिया करो, हम सेशन लगाएंगे, इसी तरह के सेशन अब चलते रहेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक तो तरीका होता है पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट में पता है क्या होता है, मोनोटोनियस होता है, वो भी करूँगा, टेंशन नहीं है, वो भी पॉडकास्ट भी करूँगा आपको, ताकि आपको गाइड किया जाए, आपको ग्रूम किया जाए, आपके सोशल स्किल्स पैदा किए जाएं। मगर एक है डिस्कशन, जैसे सवाल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को अकॉर्डिंगली उन बातों पे फोकस करवा रहा था जो आपके सवाल थे, आप बात कर रहे हो, तो डिस्कशन सेशन से बेटा चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपके लिए जो आगे आने वाला वक्त है उसमें और आसानी पैदा करने की कोशिश करें। बाकी टेक्स्ट की बेटा कोई भी टेंशन ना ले, टेक्स्ट का पेपर जो है ना, अल्लाह ना करे किसी का रुका, चेंजेस की परवाह ना कर लो, भाई बैठा है, चेंजेस का मैं आपको कवर करा दूंगा। पूरी क्लासेस की कोई भी टेंशन ना ले कि हमें दोबारा से करना पड़ेगा, बेटा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके साथ भाई का वादा है, आपके लिए पूरा उल्टा लटक जाएगा मगर आपके लिए काम करेगा। तो आपकी जो चेंजेस वेंजेस की कोई परवाह नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह बेटा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपने व्हाट्सएप कर दिया है ना मुझे, तो मेरा बेटा अभी एक और क्लास है सवेरा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा बेटा आपसे रब्ता करूँगा। ठीक है, और जिस भी बच्चे को कोई भी बात हो, देखो एक बात जहन में रखो, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इसीलिए आपका मैसेज अगर आंसर्ड ना हो ना, तो आई एम नॉट इग्नोरिंग, वल्लाह आई एम नॉट इग्नोरिंग। मैं सोच रहा होता हूँ कि यार रात को जवाब दूंगा, तब तक इतने मैसेज आ जो नीचे चला गया, तो क्या कर लिया करो, दोबारा भेज दिया करो। ठीक है ना, ऐसे टेंशन ना लिया करो कि सर हमसे कोई, बल्कि एवरी टाइम जब सेकंड टाइम आता है ना मैसेज, तो मुझे शर्मिंदगी होती है, यार देख उस बेचारे को दोबारा करना पड़ा यार। ठीक है, तो 2 दफ़ा किया करो। मैं इस चीज़ से ना बच्चों, यार बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चे के लिए। चलो बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।